तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डेवलपमेंट जो है टोटल हमको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है ये। चलते हैं आगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ डेवलपमेंट क्या होता है। एस्पिरेशंस और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो होता है कि प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमें क्या चाहिए, अभी 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 बाकायदा मुझे क्या चाहिए, वो होता है डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डिफरेंट पीपल होंगे तो डिफरेंट गोल्स होगा। ठीक है, एग्जांपल लैंडलेस रूरल लेबरर अगर होगा उसको क्या चाहेगा, क्योंकि उसके पास लैंड नहीं है तो वो क्या चाहेगा कि उसको लैंड में काम मिल जाए और रोज का उसको वेतन मिल जाए, मतलब रोज का उसको वेजेस मिल जाए। सेकंड, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ होगा तो उसको वो क्या चाहेगा कि बेचारा उसको एक जॉब मिल जाए जल्दी से जल्दी। अ रिच बॉय फ्रॉम अर्बन फैमिली, मैं मान के चल रहा हूँ अंबानी टाटा का बेटा होगा ये, इसको क्या ये क्या चाहेगा कि ये इसको एक फरारी मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, प्राइवेट जेट मिल जाए। A farmer who depend only on rain for their crop, ये क्या चाहेंगे कि भैया अगर हम क्रॉप अपना लगाए हैं तो उस साल जो है सो बारिश हो जाए। अच्छा, एक क्लास 10 स्टूडेंट क्या चाहेगा कि भैया अगर वो टॉपर होगा, बहुत खतरनाक वाला टॉपर होगा, वो चाहेगा कि मेरा 95% आ जाए। ठीक है, और बेचारा अगर कोई फेल होता होगा तो वो चाहेगा कि मैं बस पास हो जाऊँ, मेरा जिंदगी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हर कोई के लिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ये हम लोग यहाँ से समझे। ईच ऑफ देम सीक थिंग्स that are most important for them for which can fulfill their aspiration and desire। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कि हमारे लिए अभी बाकायदा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मेरे लिए होता है। टू ग्रुप्स ऑफ पीपल में सीक थिंग्स that which are conflicting। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी हम तुरंत हम लोग देखते हैं। टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स, क्योंकि डैम्स उन लोगों के पास ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ता हो जाएगा और उन लोगों को फायदा होगा। प्लस लेकिन उससे घाटा किसको है, जो लोग वहां से जहां पे डैम बनेगा वहां पे कुछ लोगों का घर होगा, उनका घर डिस्प्लेस हो जाएगा तो उन लोग नहीं चाहेंगे कि वहां पे डैम बने। ठीक है, तो 2 थिंग्स तो अभी तक क्लियर हो गया। तो पहला चीज क्या क्लियर हुआ कि भैया डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ओह हाँ, ये तो पता है। विच व्हाट मे डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। सही बात है, इट में इवन भी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। जैसे कि एग्जांपल यहीं पे देख लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो वहां पे लोग जो वहां पे निकल जाएंगे, जिनका घर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। अब आते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। बिसाइड बेटर इनकम डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप। अगर आप क्रॉप अपना बेच रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मुझे डिसेंट प्राइस मिले, एक बहुत अच्छा सा प्राइस मिले। तो पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये सब चीज को हम बोलते हैं प्यार से इंपॉर्टेंट गोल्स। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमें चाहिए, सिर्फ हमें पैसा कमाने से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इन सम केसेस दिस मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम। कैसे बताओ कैसे समझे। आप अगर जाओगे ना विलेज वगैरह में तो वहां पे हमेशा ज्यादातर अरेंज मैरिज होता है, क्योंकि अरेंज मैरिज इज लाइक उनको एक करेज मिलता है, उनको एक मिलता है कि भैया अपना इज्जत तो एकदम मेंटेन है, खतरनाक। अगर थोड़ा सा भी कोई लव मैरिज वगैरह कर लिया तो गया, उसका इज्जत एकदम खत्म कहानी। तो यू विदाउट एनी फ्रेंड, अगर आपके पास कोई दोस्त ही नहीं, आप सोचेंगे कि गया, आपके पास सोशल लाइफ ही नहीं है, मतलब आप कितना पैसा कमा ले, आपके पास सोशल लाइफ नहीं है तो फिर कोई मजा नहीं आता रहने में। वाई पीपल हैव 3 to 4 कार्स, क्योंकि हम तो एक कार से भी काम चला सकते हैं, लेकिन तब भी 3-4 गाड़ी क्यों रखते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा शो ऑफ करना है या फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, वो स्टैंडर्ड बताता है हमको। तो ये सब चीजें जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट गोल्स अदर देन इनकम, जो हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं। व्हेन यू गेट अ जॉब बिफोर एक्सेप्टिंग यू कंसीडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम। इनकम को छोड़ के भी आप बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जैसे कि फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न क्या क्या है, ये डॉट इन्फिनिटी तक चला जाता है। बहुत लोगों के लिए बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है। तो इन सम केसेस कंपनी में पे यू मोर बट देर इज नो जॉब सिक्योरिटी, वहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कभी भी आपको भगा सकता है। और इट इज इन अंटार्कटिका, एकदम जहां पे पूरा आइस सिर्फ आइस भरा हुआ है, तो आप वहां पे जॉब शायद नहीं करोगे। और दूसरा क्या है कि एंड देन कंपनी पे यू लिटिल लेस बट देर इज अ जॉब सिक्योरिटी, आपको पता है कि मैं यहाँ पे 5 साल के लिए पक्का रहूंगा, एंड इट इज इन बैंगलोर, वहां पे मजा भी आएगा जॉब करने में, तो आप पक्का वहां पे ले लोगे। तो इससे क्या पता चलता है कि इनकम इज नॉट ओनली द प्राइमरी फैक्टर, सिर्फ हमें इनकम पर ध्यान नहीं देते हैं और भी अदर चीज पर ध्यान देते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए पीपल क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ गोल्स पे ध्यान देते हैं कि सारा चीज फुलफिल हो रहा है, वो उनके लिए डेवलपमेंट होता है। तो हेंस डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, सिर्फ बेटर इनकम के बारे में बात नहीं करते, एंड ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल डेवलपमेंट, मतलब अपना डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट। व्हाट वी हैव सीन, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, so their notion for national development is also likely to be different। सही बात है, क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं। डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट। सही बात है। जैसे कि कोई भी चीज़ों के बारे में अगर हम कुछ आइडियाज निकालें, चाहे कुछ हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो कई लोगों के लिए वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है,
Can all the ideas be considered equally important? We have to talk whether the idea would benefit a large number of people or only a small group. National development means thinking about these questions. तो ये सब सारे क्वेश्चंस के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो उसको वो हमारा होता है नेशनल डेवलपमेंट. जब भी नेशनल डेवलपमेंट करने का कुछ हम सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये सब क्वेश्चंस को हमें माइंड में रखते हुए ही नेशनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, अब एक नया टॉपिक आता है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन आता है, इफ डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड और डेवलपिंग. तो जब सब कोई के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, सब कोई के लिए अलग अलग डिफरेंट थिंग्स होते हैं, हम ऐसे कैसे बोल देते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई कंट्री डेवलपिंग है. तो हाउ विल यू कंपेयर स्टूडेंट इन ए क्लास, एक नॉर्मल से क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझेंगे. हाउ विल यू कंपेयर स्टूडेंट इन ए क्लास. तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एक क्राइटेरिया चाहिए, लाइक जैसे कि हाइट हो गया, नॉलेज हो गया, मार्क्स हो गया, बैक बेंचर्स हो गया, कुछ भी. तो हमको एक क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या लेते हैं हम लोग, इनकम. जिसका इनकम ज्यादा वो डेवलप्ड कंट्री, जिसका इनकम वो डेवलपिंग कंट्री. सो कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स. क्वेश्चन आता है पहला, व्हाई हायर इनकम इज कंसिडर्ड. हायर इनकम को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि एज मोर इनकम मींस मोर ऑफ द ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड, वेदर पीपल लाइक whatever people like and should have, they will be able to get with the higher income. अगर आपके पास हायर इनकम है तो सबसे अच्छी ये तो पक्का है कि आपके पास जो आपको चाहिए वो तो आप खरीद ही लेंगे. तो इससे ये पता चलता है कि हाँ वो लोग आदमी लोग वहां पे सुकून से रहता है. ठीक है, व्हाट इज इनकम ऑफ ए कंट्री. इनकम ऑफ ए कंट्री क्या होता है, तो इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, जितने भी लोग एक कंट्री में रहते हैं ना, सारा का इनकम इज इक्वल टू कंट्री का इनकम. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि सारा कंट्री का डिफरेंट पॉपुलेशन होता है, सारे कंट्री में अलग अलग पॉपुलेशन होता है. तो इसलिए एक नया टॉपिक आता है एवरेज इनकम. एवरेज इनकम मतलब टोटल इनकम कंट्री का प्लस टोटल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन उस कंट्री का, वो हमको देता है एवरेज इनकम, या फिर उसको प्यार से हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया था, 4,53,000 पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का होगा उसको हम लोग बोलेंगे डेवलप कंट्री, या उससे ज्यादा जिसका होगा उसको बोलेंगे डेवलप कंट्री इन 2004. लेकिन अगर किसी का 37,000 और लेस होगा तो उसको हम बोलेंगे लो इनकम कंट्रीज. लो इनकम इंडिया जो है वो 28,000 मात्र उसका है पर कैपिटा इनकम, इसलिए इंडिया को हमेशा बोलते हैं हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज. अब इनकम एंड अदर कंट्रीज, एक नया टॉपिक आया, इनकम एंड अदर कंट्रीज. हम लोग अभी देखे थे इनकम एंड अदर गोल्स कुछ देर पहले, अब हम लोग देख रहे हैं इनकम एंड अदर कंट्रीज. व्हेन वी लुक्ड एज एन इंडिविजुअल, हम लोग क्या देखते रहे, सबसे पहले इनकम देखते हैं, अदर गोल्स जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, etc. सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन बिसाइड्स एवरेज इनकम, थिंक ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट. वी ऑल्सो थिंक ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. इक्वल इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम सोचते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है. सबसे पहले एक नॉर्मल सा लेते हैं, जैसे कि एक पंजाब, केरला और बिहार में कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पर कैपिटा इनकम देखते हैं. इससे क्या होता है, 2002-2003 में 26,000 पंजाब के लिए था, केरला के लिए 22,800 था और बिहार के लिए 5,700 था. ठीक है, अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम को हम लोग मान के चले कि ये मतलब हमारा क्राइटेरिया ये है, तो हम लोग बोलेंगे कि पंजाब जो है वो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है यहाँ पे, और बिहार जो है वो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है यहाँ पे. तो अब हम देख रहे हैं कुछ और चीज. स्टेट वही है, पंजाब है, केरला और बिहार. IMR हम देख रहे हैं. IMR मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, इंडिकेट्स ये होता है कि टोटल 1,000 चिल्ड्रन में से कितने का डेथ हो जाता है. टोटल 1,000 चिल्ड्रन में से कितने का डेथ हो जाता है, उसको हम लोग एक साल के अंदर का बच्चा का टोटल 1,000 में से कितने का डेथ हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो इसके लिए यहाँ पे है, फिर लिटरेसी रेट हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर नेट अटेंडेंस रेशियो कंपेयर करेंगे. नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब क्या है कि जो एज ग्रुप है 6 to 10 में कितने स्टूडेंट है जो कि टोटल स्टूडेंट में अटेंड करते हैं स्कूल. ठीक है, तो यही हम लोग देख रहे हैं. तो पंजाब का IMR कितना है, 49 बच्चे जो है वो उनका डेथ हो जाता है. केरला में सिर्फ 11, बिहार में 60. लिटरेसी रेट पंजाब में क्या है, 70, केरला में 91. ठीक है, और फिर बिहार में 47. नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, पंजाब में 81, केरला में फिर से 91, बिहार में 41. ये इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे पता चला कि पंजाब के पास पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो क्रूशियल एरिया जो होता है उनमें वो लैक कर रहा है, जैसे कि IMR, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब वगैरह वगैरह में. ठीक है, तो आगे हम लोग आगे बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज. तो पीपल इन पंजाब हैज मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला. अभी तो तुरंत देखे ना, पर कैपिटा इनकम पंजाब में ज्यादा होता है, बट लैक्स बिहाइंड इन क्रूशियल एरियाज. क्यों, रीजन क्या है इसका, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे नीड फॉर लाइफ. मतलब अच्छे एक इन्वायरमेंट के लिए मनी सब चीज खरीद नहीं सकता. एग्जांपल क्या है, मनी कैन नॉट बाय ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. आपके पास बहुत सारा पैसा, आप ये नहीं कर सकते कि दिल्ली से मुंबई का अलग एक अपना प्राइवेट रोड ही बनवा लिए, ऐसा होता ही नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स दैट यू नीड. तो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली. एग्जाम्पल क्या है, वही रेलवेज, रोड्स, स्कूल्स हो गए, सरकारी स्कूल जितने हो
जाते हैं, ठीक. व्हाट विल इट बी चीपर टू हैव ए कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी. तो एक हर अलग अलग घर के लिए अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड देना और एक पूरा कॉलोनी के लिए एक ही सिक्योरिटी गार्ड देना, वो ज्यादा बेहतर होगा, वो सस्ता भी होगा, ठीक है. तो आगे चलते हैं. सो गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड फॉर दीज थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विल हेल्प अ लॉट ऑफ अदर पीपल, लाइक स्कूल हो गया, रेलवेज हो गया, ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब. केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिकेट प्रोविजन फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज. तो उसके पास हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज का एडुकेट सब चीज मिला हुआ है, उसके पास पता है, उसके पास है सब चीज. इन सम स्टेट पीडीएस वर्क वेल वेयर सम डोंट, ठीक है. तो पीडीएस मतलब क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. कहीं जहां पे करप्शन नहीं है वो स्टेट में अच्छा से काम करता है, जहां पे करप्शन है वहां पे अच्छा से काम नहीं करता है, ठीक है. उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन एजुकेशनल हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम. तो हम देखते हैं कि श्रीलंका जो है, यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप को, तो श्रीलंका जो है वो सारी चीजों में इंडिया से आगे है. पर कैपिटा इनकम में भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी, लिटरेसी रेट में भी, ग्रॉस मतलब जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि प्राइमरी स्कूल्स में कितने लोग जाते हैं, सेकेंडरी में कितने जाते हैं और हायर एजुकेशन में कितने लोग जाते हैं. तो इसमें भी इन लोग जाते हैं, 69% है. एचडीआई वर्ल्ड रैंक भी इन लोगों को जाता है, 93 है, ठीक है. तो इससे क्या होता है कि हम इससे पता चला कि श्रीलंका जो कि बहुत ही छोटा कंट्री है इंडिया के टर्म्स में, इंडिया बहुत उनसे बहुत अमीर भी है, लेकिन नहीं, इंडिया उससे अमीर कहाँ से हो सकता है, पर कैपिटा इनकम तो इसी का ज़्यादा है, श्रीलंका कहीं ज़्यादा है. तो लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि श्रीलंका जो कि अपने पड़ोसी है वो हमारे से हर चीज़ में आगे है. सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एक नया टॉपिक है. सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट ये क्या होता है, सपोज द कंट्री इज डेवलप्ड, वी वुड लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो ऑन फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. तो हम लोग चाहेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो गो ऑन फॉर द फ्यूचर और एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि आगे जाके फ्यूचर जनरेशन में वो खत्म हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लोगों के पास कुछ रहे ही ना. एग्जाम्पल इसका है क्या है, ग्राउंड वाटर इन इंडिया. तो ग्राउंड वाटर इन इंडिया का जो क्या है कि ग्राउंड वाटर इन इंडिया क्या है, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ renewable resources. Groundwater is example of renewable resources. These resources are replenished by the nature as in case of crop and plants. तो but these resources can also be overused. ओवरयूज कैसे, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और रेन से उतना रिपेलिश हो ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ग्राउंड वाटर का ओवरयूज हम लोग कर रहे हैं. तो इसके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विल आल्सो गेट एग्जॉस्टेड वेरी फास्ट. एग्जांपल कोरल, पेट्रोलियम, ये हमको पता है कि कमिंग फ्यूचर में ये लोग गायब होने वाले हैं. तो इससे क्या पता चला हमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमें जो है सो सब चीज जो है सो ऐसा हमें यूज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सेफ रहे. यही था आपका डेवलपमेंट चैप्टर. और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आगे के लिए कोई भी और चैप्टर अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें हमें टोटल 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं. अब देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जितने भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग 2 काम करते हैं, या तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो लोग क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो हम आगे चलते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू ग्रुप देम. दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स. तो हमें यही पढ़ना है कि जितने भी काम होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उनको ग्रुपिंग कैसे करें हम. तो सेक्टर्स जो होता है उसको हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में. प्राइमरी क्या होता है, प्रोड्यूसर्स नेचुरल गुड्स. सेकेंडरी क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस करता है. और टर्शरी क्या करता है, ये लोग दोनों सेक्टर्स को क्या करता है, हेल्प करता है. ये लोग दोनों सेक्टर्स को टर्शरी हेल्प करता है, ठीक है. अब देखते हैं आगे. तीनों हम सेक्टर्स को अलग अलग पढ़ेंगे. सबसे पहले प्राइमरी में पढ़ते हैं. प्राइमरी क्या होता है, तो प्राइमरी क्या होता है, डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जांपल क्या है, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, ईटीसी. हम लोग यही सब चीजों पे डिपेंड करते हैं, बट हम जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेचुरल है, कॉटन. अदर एग्जांपल क्या है, डेयरी, जैसे कि मिल्क हो गया. वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर, एटीसी. हम और व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर्स, ठीक है. तो इसी को हम प्राइमरी सेक्टर्स में मान लेते हैं. अब आता है हमारा कि वो इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं. इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट दैट वी मेक. बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट दैट वी मेक. एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं आपको, जैसे कि मिल्क जो है ना वो बेस बन जाता है आइसक्रीम का. आइसक्रीम जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जो अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं. तो इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या गया, मिल्क आ गया. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. वाई, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डायरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री. दस दिस सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. अब हम लोग आते हैं दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर.
सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स. मैन्युफैक्चरिंग इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. ठीक है, अब हम थोड़ा देर में सब समझ जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. प्राइमरी मैंने क्या बोला कि मिल्क होता है. नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? आइसक्रीम बनाना. आइसक्रीम क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर हो गया. इसलिए प्राइमरी के बाद क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर होता है. मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल एज द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर. आइसक्रीम नेचर कोई पौधे वौधों में आइसक्रीम नहीं उगता है. इसको एसेंशियली हम लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करना पड़ता है हमको. इसलिए एसेंशियल होता है मैन्युफैक्चरिंग करना. मैन्युफैक्चरिंग कुड बी डन इन फैक्ट्री और वर्कशॉप और एट होम. तो वो डिपेंड करता है कितना स्केल क्या है उसका, कितना बड़ा ये हमें हम कर रहे हैं. तो अगर बहुत बड़ा है तो फैक्ट्री में करेंगे या फिर होम में भी किया जा सकता है. यूजिंग कॉटन. कॉटन क्या है? प्राइमरी है. कॉटन क्या है? प्राइमरी है. फ्रॉम उसमें हम लोग क्या करते हैं? वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ. हम लोग उससे सूता बनाते हैं. सूता से हम लोग कपड़ा सीते हैं. यूजिंग शुगर केन जो कि फिर से प्राइमरी है. वी मेक शुगर एंड गुड़. शुगर और गुड़ हम लोग क्या चीज से बनाते हैं? प्राइमरी क्या होता है? उसमें शुगर केन होता है. मैन्युफैक्चरिंग करके शुगर और गुड़ बना देते हैं. तो क्वेश्चन, व्हाई इज दिस सेक्टर कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर? इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोलते हैं? सिंस दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर देखते हैं. दीज आर द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. सिर्फ डेवलपमेंट करता है ये. ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें क्या है कि दिस सेक्टर देमसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स. ये लोग खुद का कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन. बट लेकिन सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन के लिए. एग्जांपल क्या है? गुड्स प्रोड्यूस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ट्रक्स, ट्रेन्स, सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप. तो ये सब सारे हम लोग कौन करता है? टर्शरी सेक्टर करता है. इससे एग्जांपल क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट तो है ये. स्टोरेज, अगर बहुत सारा क्वांटिटी में हो गया प्रोडक्शन तो उसको स्टोर कर देगा फ्यूचर के लिए. कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करके इधर से उधर सारा सामान करना. बैंकिंग, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होता है सब चीज में, तो बैंकिंग आएगा ही. ट्रेड, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजना, etc. Why is this sector called सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंस दिस एक्टिविटी जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स. ये लोग जो होता है वो सर्विस जनरेट करता है, गुड्स जनरेट नहीं करता है. सर्विस क्या? ट्रांसपोर्टेशन में बहुत लोग हैं, स्टोरेज में बहुत लोग हैं, कम्युनिकेशन में बहुत लोग हैं, बैंकिंग में बहुत लोग, ट्रेड में बहुत लोग, इसलिए ये सर्विस जनरेट करता है. नोट पॉइंट मैंने डाला हुआ है. नोट पॉइंट क्या है? सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड. एग्जांपल क्या है? टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, वॉशरमैन हो गया, बार्बर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, और भी कुछ भी, जैसे एटीएम बूथ्स में जो लोग काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो लोग काम करते हैं. मतलब सीधा सीधी ये है कि जितने भी लोग जो है वो अगर सर्विस कर रहे हैं तो वो सर्विस सेक्टर में फॉल करता है, वो टर्शरी सेक्टर में फॉल करता है. अब कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं. पहला पॉइंट क्या है? थ्री सेक्टर्स प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बहुत ही लार्ज नंबर में गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग प्रोड्यूस करते हैं. सही बात है. नेक्स्ट स्टेप इज टू काउंट दिस एंड सी हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर. कितने प्रोडक्शन कितना हो रहा है और कितने लोग काम कर रहे हैं तीनों सेक्टर्स में. तो पहला क्वेश्चन आएगा कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. सबसे पहले दिमाग में है कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं. यू मे थिंक दिस इज इम्पॉसिबल. ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि सारा कंप्यूटर्स को काउंट करना पड़ेगा, सारा फर्नीचर, सारा मोबाइल, सारा पेंसिल, सारा शू, सारा मॉस्किटो नेट, सारा लैपटॉप, कुछ भी, सारा बुक्स. तो इतना तो इम्पॉसिबल है. तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया. उन लोगों ने बोला कि वी शुड नॉट काउंट द नंबर ऑफ गुड्स हमारे पास जो है, इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे? उसका वैल्यू ऑफ गुड्स हम लोग काउंट करेंगे. एग्जाम्पल क्या है कि 5000 कोकोनट को लेंगे तो एक कोकोनट का दाम है 10 रुपया, तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 50,000. ये हम लोग वैल्यू काउंट करना है. तो फिर से एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि क्वेश्चन, शुड वी टेक एनी प्रिकॉशन व्हाइल काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स. क्या कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए काउंटिंग करने के लिए गुड्स को? तो यस, हाँ, प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा. क्या कि नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड. सबको हम लोग काउंटेड नहीं करना है. एग्जांपल क्या है? मान लीजिए आप बिस्किट को काउंट किए, तो बिस्किट क्या चीज से बनता है? व्हीट से बनता है, शुगर से बनता है और ऑयल से बनता है. तो तीनों को हम अलग अलग भी काउंट करें प्लस तीनों को बिस्किट के साथ भी काउंट हो जाएगा ना वो. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? जितने भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसको हम काउंट नहीं करेंगे. एज द फाइनल प्राइस ऑफ द बिस्किट ऑल्सो इंक्लूड द इंटरमीडिएट प्राइस. ये इंटरमीडिएट प्राइस भी इंक्लूड हो जाता है. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इंटरमीडिएट जो भी सामान यूज होता है किसी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इंटरमीडिएट को हम काउंट नहीं करेंगे. You may also think why are we counting these goods and services? क्यों काउंट कर रहे हैं भैया? ये क्या काम है इन लोगों को? क्यों काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? The value of goods, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector of that year. ठीक है, तो जो हमारा जो total production of the sector होता है वो हमें देता है. The value of final goods जो होता है and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector of that year and the sum of the production in the three sectors. तीनों का sum करेंगे तो वो हमारा दे देता है GDP, Gross Domestic Product of a country. ठीक है, यहाँ तक. Remember,
जीडीपी शोज हाउ बिग अ कंट्री इकोनॉमी इज। जीडीपी जो वही बताता है जीडीपी की कितना इकोनॉमिक कितना बड़ा है कंट्री का। इन इंडिया जो होता है मैमोथ टास्क जो होता है इज अ मेजरिंग जीडीपी मेजरिंग करने के लिए हम लोग मैमोथ टास्क जो होता है उससे करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, हिस्टोरिकल चेंज इन द 3 सेक्टर्स। तीनों सेक्टर में हिस्टोरिकल चेंज क्या आया। In the history, at initial stage of development, primary sector was most important sector of economic activities. Why? तो ये सोचने वाली बात है। क्या हुआ था कि उस टाइम पे हिस्ट्री पे उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, उतना ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं था। तो क्या होता था कि जितने भी लोग जो भी प्रोडक्शन करते थे वो प्राइमरी सेक्टर में करते थे, मतलब नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो as a method of farming changed, efficiency increased and more number of people began to produce, increasing craftsmen and traders। अब फूड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा तो क्या करने लगे हम एक दूसरे स्टेट भेजने लगे, वहां से एक दूसरे कंट्री भेजने लगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि ट्रेडर्स और क्राफ्टमैन भी बढ़ गए। बट गुड्स प्रोड्यूस्ड वेयर इन नेचुरल प्रोडक्ट, लेकिन जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो नेचुरल प्रोडक्ट ही थे फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। और सारे लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। नाउ क्या हुआ, अब क्या हुआ कि ओवर ए लॉन्ग टाइम मोर देन 100 ईयर्स के बाद क्या हुआ, न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेर इंट्रोड्यूस। नया मैन्युफैक्चरिंग का टेक्निक नया आया। उससे क्या हुआ, फैक्ट्री स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, पीपल बिगन टू यूज मेनी प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्रीज एज इट वाज चीपर। क्योंकि फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्शन होने लगा वो चीपर होने लगा, तो लोग जो है उसे प्रीफर करने लगे। तो दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सेक्टर जो है धीरे धीरे पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया, दोनों प्रोडक्शन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। दिस मीन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर हैज चेंज। अब क्या हुआ, इससे हमें ये पता चलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर बदल गया है। अगेन इन पास्ट 100 ईयर्स, फिर से 100 साल बाद क्या हुआ, देयर हैव बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी इन द डेवलप्ड कंट्रीज में। दिस सेक्शन हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि अभी डेवलप कंट्रीज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे कि कोई कंपनीज में काम करते हैं, कोई बैंकिंग में काम कर रहा है, कोई मान लीजिए कि कोई भी चीजों में जो हम सर्विस लोग कर रहे हैं ना, तो ये सर्विस वाले लोग ज्यादा बढ़ गए हैं इन टर्म्स ऑफ कि अब जो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो तो अब मशीन से होने लगे हैं, तो ज्यादातर सब चीज बढ़ गया है टर्शरी सेक्टर में ही। अब टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हो गया है अभी इन द प्रेजेंट टाइम। तो हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया। सबसे पहला रीजन है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो ओवर द 30 ईयर्स, हम 30 ईयर्स का गैप अगर हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि पहले जो था वो प्राइमरी सेक्टर इतना सा था, सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा और बहुत कम था, और टर्शरी सेक्टर इतना था। लेकिन 2003 में जब हम देखें कि प्राइमरी सेक्टर मेरा इतना था, सेकेंडरी सेक्टर मेरा इतना था, और टर्शरी सेक्टर मेरा इतना ज्यादा हो गया, तो हमको ये टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा बढ़ने का क्या कारण है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। ओवर द 30 years, production of 3 sectors has increased the most in tertiary sectors. Question: Why tertiary sectors is becoming so important in India? क्योंकि देखिए इंडिया जो है ना वो धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज बोलते बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। इसमें क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स आ गए हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, टीचर्स वगैरह, पोस्ट ऑफिस में बहुत लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लोग काम कर रहे हैं, डिफेंस में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बैंक्स में बहुत लोग काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब जो होता है वो बेसिक सर्विस है। तो ये लोग में काम कर रहे हैं, तो सब सारा चीज़ किस में जाता है, सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर मतलब किस में, टर्शरी सेक्टर में। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो दूसरा पॉइंट जो कि टर्शरी सेक्टर को इतना बड़ा बना दिया, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। तो एग्रीकल्चर में भी जो डेवलपमेंट हुआ उससे क्या हुआ कि बहुत सारा फसल उगा, उससे क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन में भी इंक्रीज हुआ, ट्रेड में भी इंक्रीज हुआ। एज इनकम लेवल इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो स्टार्ट्स लाइक ईटिंग आउट, बाहर खाना जाना है, टूरिज्म के लिए, शॉपिंग के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट ट्यूटर, प्राइवेट स्कूल etc के लिए। तो न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह में। हाउएवर, एक नया टॉपिक, नॉट ऑल द सर्विस सेक्टर्स इज ग्रोइंग इक्वली वेल। सर्विस सेक्टर मतलब क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, तो सारा सर्विस सेक्टर इक्वली वेल नहीं चल रहा है। एट वन एंड देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। जैसे कि कुछ इंजीनियर्स वगैरह को ले लीजिए, या फिर जो लोग हायर पोस्ट पे काम करते हैं, बहुत ज्यादा सैलरी मिलता है उन लोगों को। ऑन द अदर एंड वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज इन शॉपकीपर। ये लोग भी तो सर्विस सेक्टर में ही आते हैं ना, क्योंकि ये लोग सर्विस कर रहे हैं। शॉपकीपर्स हो गया, रिपेयर पर्सन हो गया, ट्रांसपोर्ट पर्सन, जितने भी ये लोग जो लोग हैं, इन लोगों का क्या हो रहा है कि ये लोग भी इसमें इंक्लूडेड है सर्विस सेक्टर में, लेकिन सारा इक्वली नहीं ग्रो कर रहा है। कुछ लोगों में एकदम, ये यहाँ पे देखिए हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स हैं, कहीं पे लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है, रोज इधर उधर घूमने पर भी काम नहीं मिलता है।
तो हम यहाँ पे दो ग्राफ देखेंगे, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। तो दो ग्राफ हम यहाँ पे देखेंगे। पहला ग्राफ हमें ये दिखाता है कि शेयर ऑफ सेक्टर्स ऑफ परसेंटेज जीडीपी में क्या क्या जाता है। तो 1973 में इतना ज्यादा परसेंटेज जाता था जीडीपी में शेयर, सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा कम जाता था, टर्शियरी सेक्टर में प्राइमरी से थोड़ा सा कम जाता था। अब क्या हुआ कि 2003 में प्राइमरी से उतना ज्यादा नहीं जाता है जितना पहले जाता था। अब सबसे ज्यादा टर्शियरी से शेयर जाता है जीडीपी में, और सेकेंडरी से मतलब लगभग उतना ही रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर्स जो है उसमें से लगभग 1/3 जो है वो जीडीपी में शेयर तो जा ही रहा है अभी भी। लेकिन शेयर ऑफ सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट में देखिए टर्शरी सेक्टर से इतना ज्यादा शेयर जा रहा है जीडीपी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ इतना ही है, जबकि प्राइमरी सेक्टर से शेयर में जीडीपी में 1/3 जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे ये क्या हो रहा है। द प्राइमरी सेक्टर्स कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन इन ईयर 2000। प्राइमरी सेक्टर अभी भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है इवन इन ईयर 2000। क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि टर्सरी सेक्टर से ज्यादा जीडीपी में जा रहा है हमारा कंट्रीब्यूशन, तब भी प्राइमरी सेक्टर्स में लोग ज्यादा क्यों हैं? ठीक है, ये हमको देखना है। Why didn't a similar shift happen in the case of employment? Employment में similar shift क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे ज्यादा employment क्यों नहीं बढ़ा? यहाँ पे ज्यादा employment क्यों है? Because not enough jobs were created in secondary and tertiary sector. क्योंकि ज्यादा jobs create ही नहीं हुए थे secondary और tertiary sector में। This shows more than half of the workers in the country are in primary sectors. Primary sectors में more than half of the workers of the country primary sector में ही lie करता है। यहाँ पे देखिए mainly agriculture and producing mainly agriculture में ही producing only quarter of the GDP। सिर्फ वो quarter of the GDP ही देता है कंट्रीब्यूशन में। ज्यादातर जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन कौन करता है? ये टर्शरी सेक्टर। लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्यों है, ये हमको अभी आगे पढ़ना है फिर से। This means that there are more people in the agriculture than necessary। जितने लोग एग्रीकल्चर में है ना, मतलब जितने चाहिए थे उससे बहुत ज्यादा है। So even if you move a few out, production will not be affected। प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर कुछ लोगों को वहां से हटा भी देंगे आप, तब भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। People in these sectors are under employed, मतलब दिख नहीं रहा हमें, लेकिन वहां पे under employed है। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। लक्ष्मी एक एग्जाम्पल है, हैज 2 hectares of land and 5 family members are employed in that। If we remove 3 members and shift them to the factories, still the production will not get affected। तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। There are lakhs of families, ये इंपॉर्टेंट है, there are lakhs of families like Lakshmi in India। This unemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed, hence it is called distinguished unemployment। मतलब जहां पे लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग हैं, उसको हम लोग बोलते हैं distinguished unemployment। वो दिखता नहीं है कि वो लोग unemployed है, लेकिन वो लोग unemployed है, क्योंकि प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होगा अगर उन लोगों को हटा देंगे तो। This unemployment can also happen in other sectors। Other sectors में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर्स में ही होता है। एग्जाम्पल, there are thousands of casual workers in the service sector in urban areas who search for daily employment। जैसे कि पेंटर्स, डेली उन लोग को जॉब नहीं मिलता है, प्लम्बर्स को डेली जॉब नहीं मिलता है, रिपेयर पर्सन को डेली जॉब नहीं मिलता है। इसलिए क्या होता है कि ये अदर सेक्टर्स में भी देखा जा सकता है ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें? टेक द एग्जांपल ऑफ लक्ष्मी, जो अभी हम लोगों ने लिया था। गवर्नमेंट कैन सेंड सम मनी टू कंस्ट्रक्ट वेल and irrigate the land। Thus overall productivity will increase as they don't have to depend on the rain। तो उन लोगों को डिपेंड नहीं करना पड़ेगा रेन पे, और वो लोग अपना फसल और ज्यादा बाहर बेच सकते हैं, और ज्यादा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। गवर्नमेंट कुड इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स और मेक बेटर रूरल रोड्स सो दैट मेनी ट्रक्स कुड रीच एवरीवेयर, और तब वहां से वो लोग आराम से अपना फसल बेच पाएंगे। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गिव लोन एज दे हैव टू टेक लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर, जो कि बहुत हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अगर बैंक ही लोन देने लगे, गवर्नमेंट ही लोन देने लगे, तो उन लोगों को थोड़ा सा राहत होगा। एंड पे हाई, तो क्योंकि मनी लेंडर्स हाई इंटरेस्ट बोलता है पे करने के लिए, सो दैट दे कैन बाय सीड्स फर्टिलाइजर्स ऑन टाइम। ओपनिंग द कोल्ड स्टोरेज सो दैट व्हेन द मार्केट प्राइस इज गुड दे कैन सेल देयर ओनियन, पोटैटो वगैरह वगैरह। तो उन लोग अभी जैसे कि अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं होता तो उसी टाइम पे उन लोगों को सेल करना पड़ता है, क्योंकि वो आगे जाके सड़ जाएगा। इसलिए अगर गवर्नमेंट उन लोगों को एक कोल्ड स्टोरेज खोल के दे दे, तो वो लोग जब देखेंगे कि मार्केट का प्राइस अच्छा है तभी वो लोग सेल करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हमारा देखिए सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड क्या है पॉइंट कि डू यू नो इन इंडिया 200 मिलियन चिल्ड्रंस आर स्कूल एज ग्रुप, out of only 2 to 3 are attending school, twice to 2/3 are attending school। ठीक है, why?
क्या है, दे मे बी एट होम और चाइल्ड लेबर, या तो वो लोग घर पे होंगे या फिर चाइल्ड लेबर में होंगे। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, इफ दे गो टू स्कूल, अगर वो लोग स्कूल जाएंगे तो 20 लाख जॉब कैन बी जनरेटेड। ठीक है, इफ यू इंप्रूव हेल्थ सिचुएशंस वी नीड मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, विच विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। Every state or region has some potential for increasing employment. Example, tourism. Tourism alone can produce 35 lakh jobs. तो ये सब मतलब पॉइंट्स है जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब आता है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग राइट टू वर्क इन 200 सिटीज इन इंडिया। तो ये हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड के बारे में सबसे पहले हम आते हैं कांता के बारे में। कांता जो है वो ऑफिस में काम करती है, 9:30 से 5:30 PM उनका काम होता है। सैलरी रेगुलरली मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, संडे भी ऑफ मिलता है, पेड हॉलीडेज में मिलता है, मंडे हॉलीडे में भी उनको पेमेंट मिलता है। कमल जो है वो ऑफिस में काम नहीं करती है, इसको यहाँ पे भी कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी आना जाना हो सकता है। सैलरी रेगुलरली नहीं मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस भी नहीं मिलता है, संडे ऑफ भी नहीं मिलता है, पेड हॉलीडेज भी नहीं। हॉलीडे गया मतलब आपका सैलरी भी गया। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके लिए काम भी कर रही है कि राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। इट इज कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसको बोलते हैं नरेगा 2005। गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट तो पक्का गारंटी है इस एक्ट के, जो भी एक्ट है इसमें। तो आया कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। पहला आता है इन रूरल एरियाज, फिर आता है इन अर्बन एरियाज। तो इन रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली comprise ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरर्स, laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seed, agriculture input, credit मतलब loan, storage facility वगैरह वगैरह. In urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in small cities, small scale industry, casual workers in construction, trade and transport, those who work on street vendors, rack pickers, etc. They need support for the producing raw material and marketing of output. Protection and support of unorganized sector workers is thus necessary for both economic and social development. हम लोग आगे चलते हैं। एक नया टॉपिक है जिसका नाम है इसका नाम है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में सबसे पहले पब्लिक सेक्टर्स क्या होता है। द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। गवर्नमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द एसेट्स यहाँ पे वो ओन करती है और वही लोग प्रोवाइड करती है सर्विसेज। प्राइवेट में क्या होता है, ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट। एग्जाम्पल टिस्को, टाटा, रिलायंस। नोट, प्राइवेट सेक्टर्स इज मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। उन लोगों का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू मीट द एक्सपेंसेस। जो लोगों को चाहिए वो भी उनको पूरा करना होता है। सर्टेन एग्जाम्पल इन विच प्राइवेट सेक्टर्स कैन नॉट डू, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे लोगों को ये लोग नहीं दे सकते। वैसे आजकल ये भी हो रहा है, जैसे रिलायंस आजकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर रही है, पर मतलब लार्ज एक्सटेंस पर नहीं कर सकते, मतलब पूरा इंडिया को ये लोग नहीं दे सकते हैं। दीज आर डन टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू ऑल। ये सब किया जाता है ताकि सबको ही को फैसिलिटीज मिले। उसके बाद है कि देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। एग्जाम्पल सेलिंग लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एल्स दे विल कोलैप्स, नहीं तो वो लोग कोलैप्स कर जाएंगे, वो लोग फिर रहेंगे नहीं। उसके बाद सिमिलरली गवर्नमेंट बाई वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट द फेयर प्राइस एंड देन स्टोर्स इन गोडाउन्स एंड सेल एट द लोअर प्राइस थ्रू राशन कार्ड शॉप से वो लोग शॉप से गवर्नमेंट जो है वो फिर से पुअर पीपल को दे देते हैं। There are large number of activities which are prime responsibility of government. Number 1, health and education, reduce malnutrition, reduce infant mortality rate, मतलब जो infant mortality rate आपको मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में डेवलपमेंट में। उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, फूड एंड न्यूट्रिशन, डेवलपिंग रूरल एरियाज, ये सब सारे क्रूशियल एरियाज है जिनमें गवर्नमेंट का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, उन पर सबसे पहले ध्यान देना होता है। यही था आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और सारे चैप्टर्स के लिए आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में टोटल अपने को पढ़ने हैं 7 टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
money as a medium of exchange. ठीक है, all the transactions are made in money. Have you ever wondered why? आप कभी भी सोचा है कि हर जो ट्रांजेक्शन जो होता है वो मनी में ही क्यों होता है, पैसे में ही क्यों होता है? ठीक है, a person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she want. ठीक है, तो उसको मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसको इजीली एक्सचेंज कर सकता हूँ मुझे जो सामान चाहिए उस चीज़ों के लिए, चाहे सर्विसेज चाहिए उस चीज़ के लिए. टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं शू मैन्युफैक्चरर का. ही वांट्स टू सेल शू इन द मार्केट एंड बाय वीट. ठीक है, तो उसको अपना जूता बेचना है और उसको अपना वीट खरीदना है उसको. ठीक है, विदाउट मनी ही हैव टू फाइंड द पर्सन. अगर मान लीजिए पैसा नहीं रहा तो उसको क्या करना पड़ता कि ऐसा आदमी को खोजना पड़ता जिसको कि जूता चाहिए प्लस उसको वीट बेचना भी है. ठीक है, मान लीजिए ऐसा आदमी को खोजा जिसको जूता तो चाहिए लेकिन उसके पास वीट नहीं है बेचने के लिए, तो कहाँ से हो पाएगा? तो इसीलिए उसको ऐसा आदमी खोजना पड़ेगा जिसको तो जूता भी चाहिए प्लस जिसको वीट बेचना भी है. ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला बात हो जाएगा. मतलब उस आदमी को खोजने तक हमको लगता है कि जिंदगी भी लग सकता है अगर आप खोजने जाए तो. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसको बोलते हैं. व्हेन ए पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट अदर्स विशेस टू बाय. ठीक है, तो मतलब मुझे जो बेचना है वो एग्जैक्टली किसी और को खरीदना है, तब उसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो मनी जो होता है, मनी इज प्रोवाइडिंग ए क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को मनी जो है वो गायब कर देता है. कैसे गायब करता है कि मान लीजिए हमको जूता बेचना है तो हम क्या करेंगे, किसी को जूता बेच देंगे जिसको चाहिए होगा, उससे पैसा ले लेंगे, वो पैसे से हम क्या करेंगे, जाके वीट खरीद लेंगे उससे. ठीक है, तो दोनों का काम बन गया ना. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, एक नया टॉपिक पढ़ने वाले, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं. इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी. पुराने जमाने में इंडियन क्या करते थे, ग्रेन्स जो है उसको और कैटल जो है जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सब को क्या करते थे एज अ मनी वो लोग करते थे कि इतना हमको ये चाहिए तो इतना भैंस ले लो, इतना ये ले लो, ऐसे वैसे. मेटालिक कॉइन भी पहले चलता, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब कॉइन्स भी पहले चलते थे पुराने जमाने में. ठीक है, तो अब आया मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. जैसे नंबर 1 में आता है करेंसी. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. दे आर नॉट प्रीसियस, देन व्हाई आर दे एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वो लोग तो पहले के हिसाब से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स तो नहीं है, लेकिन ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है? क्योंकि हमारा जो है वो इसको ऑथराइजेशन मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर के कि भैया यही जो है यही पैसा है और कोई अदर पैसा नहीं है. ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, आरबीआई जो होता है, इशू करेंसी नोट्स. वही लोग इशू करते हैं करेंसी नोट्स को. नो वन कैन रिफ्यूज पेमेंट मेड इन रुपीज. कोई भी आदमी इंडिया में नहीं रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट मनी में अगर हम कर रहे हैं तो वो एकदम रिफ्यूज नहीं कर सकता है. सेकंड आता है डिपॉजिट्स विद बैंक. डिपॉजिट्स विद बैंक मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा मंथ का पहला दिन है, मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ, मेरा मंथ का पहला दिन है और मुझे कंपनी से मिल गया, मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल मान के चलते हैं 1 लाख रुपया. तो 1 लाख रुपया मुझे वो 1 लाख रुपया मुझे हमेशा पॉकेट में तो नहीं रखना है क्योंकि हमेशा खर्चा हो जाएगा, चाहे हमें उतना खर्चा के लिए चाहिए ही नहीं होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, जाके उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. So the other form in which people hold money is deposits with bank. What people do with extra cash because we only need few money for daily expenditure. हमको डेली एक्सपेंडिचर के लिए कुछ ही पैसे चाहिए होता है, तो अगर एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास है तो हम उसको जाके बैंक में डाल देते हैं. We deposit in bank the extra cash and bank pay interest on the deposit. बहुत फायदा भी है इसमें जो है, हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं ना उसमें बैंक जो है ना वो इंटरेस्ट भी पे करता है हमें. तो we can also withdraw our money whenever we want. हमें जब भी जरूरत पड़े हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि वो अपना पैसा है. Since the deposit in bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. ठीक है, अब इसका फायदा देखिए क्या होता है. डिमांड डिपॉजिट इसको बोलते हैं क्योंकि हम कभी भी डिमांड करेंगे वो हमें पैसा मिल जाएगा. ड्यू टू दिस फैसिलिटी it also act as a medium of exchange as we can pay by check and then bank can give that money to whomever we want. जैसे मान लीजिए किसी को मुझे 5,000 रुपया पेमेंट करना है तो मैंने उसको चेक साइन करके दे दिया, वो गया बैंक में दे दिया, बैंक को पता है कि मेरा पैसा बैंक में पहले से पड़ा हुआ है, उसने 5,000 मेरा अकाउंट से काट के उसको दे दिया. तो ये एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी काम करता है. उसके बाद आता है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक. तो एक नया टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक. ठीक है,
तो व्हाट डू बैंक डू विथ पीपल मनी विच बीइंग डिपॉजिटेड, जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, सारे लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उससे बैंक क्या करता है, तो क्या करता है बैंक जो है वो 15% कैश, जो टोटल मनी जो आया, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल पैसा जो आया बैंक के पास वो आया मान लीजिए कि 1 लाख, तो उसमें वो क्या करेगा कि 15,000 जो है वो वही 15,000 ही वो रखेगा बैंक में, और रेस्ट जो है वो नहीं रखता, 85,000 जो वो नहीं रखता है। 85,000 का क्या करता है वो अभी हम देखेंगे। तो दे कीप ओनली 15% ऑल द मनी डिपॉजिटेड एंड रेस्ट दे गिव लोन्स, और रेस्ट जो जितना 85,000 और बच गया ना, मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल लिया था, तो उस 85,000 का वो लोन्स दे देते हैं। 15% कैश जो होता है सो दैट डिपॉजिटर्स हु कम टू विड्रॉ देयर मनी, जो कि डिपॉजिटर्स जो है वो अगर गए पैसा अपना लेने के लिए तो वो 15% कैश से ही वो मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन पहुंच जाएंगे वहां पे कैश लेने के लिए, इसलिए वो लोगों को पता होता है, इसलिए 15% कैश ही रखते हैं। अब देखिए बैंक जो है ना, बैंक ये क्या करता है, बैंक क्या करता है, बैंक जो है वो क्या करता है, डिपॉजिटर्स जो है, डिपॉजिटर्स मेक डिपॉजिट्स एंड गेट इंटरेस्ट ऑन, जो भी पैसा हम लोग डिपॉजिट किया उसमें हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, और हम लोग कभी भी उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहाँ से बैंक के पास जो पैसा आया उससे क्या करते हैं बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जिनको बड़े बड़े लोग चाहे जिनको भी काम है वो लोग क्या करते हैं, पीपल टेक लोन, पीपल क्या करते हैं यहाँ से लोन लेते हैं, ये लोग को बोरोवर्स बोलते हैं, और ये लोग क्या करते हैं लोन के साथ ये लोग पे करते हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं साथ में, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप अगर आपने 7 लाख का कोई गाड़ी खरीदा तो उसको लोन पेमेंट करते करते वो गाड़ी कम से कम आपका 9 लाख 9.5 लाख चल जाता है, क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है, इसलिए तो लोन लेने से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, क्रेडिट मतलब लोन ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले पहला एग्जांपल है फेस्टिवल सीजन, दूसरा एग्जांपल है स्वप्ना's प्रॉब्लम। तो फेस्टिवल सीजन क्या होता है, सलीम रिसीव्ड 3,000 पेयर्स ऑफ शू ऑर्डर विच ही हैज टू गिव इन 2 मंथ। 3,000, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो 3,000 का पेयर्स का शू ऑर्डर उनके पास आ गया, जो कि 2 महीने के अंदर उनको देना है। ही ये क्या करता है, हायर फ्यू वर्कर्स एंड टेक लोन एंड टू मीट एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वर्कर्स की जरूरत हो जाएगी, क्योंकि 2 महीने में ही काम करके देना है, तो इन्होंने क्या किया, वर्कर्स ले लिया, तो वर्कर्स को पेमेंट करने का भी पैसा नहीं है, तो ये क्या कर लिया, लोन ले लिया इसने। At the end of the month, Salim is able to deliver this order and make good profit and repay the money that he has borrowed. तो उससे वो प्रॉफिट भी कमा लिया और जो है अपना लोन भी वो दे दिया वापस। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट जो कि लोन भी होता है प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक वाइटल और पॉजिटिव रोल प्ले किया यहाँ पे। लेकिन स्वप्ना's प्रॉब्लम हम देखते हैं, ये क्या हुआ, एक औरत है, इसने क्या किया, एक स्मॉल फार्मर है जो कि ग्रोस ग्राउंड नट ऑन द 3 एकर्स ऑफ लैंड, उनके पास 3 एकर्स का लैंड है, उसमें वो क्या करती है, ग्राउंड नट ग्रो करती है। शी टेक्स लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, वो उन्होंने बैंक से नहीं लिया, मनी लेंडर से लिया, टू मीट हर एक्सपेंसेस एंड फॉर ऑफ कल्टिवेशन होपिंग दैट द हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। उनको लगा कि जो इससे जो ग्राउंड नट होगा उत्पन्न, उसको मैं बेच के अपना लोन भी दे दूंगी और मुझे फायदा भी हो जाएगा। क्रॉप इज हिट बाय द पेस्ट एंड क्रॉप फेल्स, तो क्रॉप जो है वो कीड़ा उसमें लग गया और क्रॉप जो है वो फेल हो गया। अर्निंग इज नॉट इनफ टू कवर द लोन, अर्निंग जो है वो इतना इनफ नहीं था कि वो कवर कर सके लोन को। सी इज कॉट इन अ डेप्ट, वो जो है वो डेप्ट मतलब क्या, कर्जा में वो डूब गई। ही हैज टू सेल द पार्ट ऑफ द लैंड, उनको अपना कर्जा चुकाने के लिए थोड़ा सा अपना पार्ट ऑफ द लैंड को बेचना पड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रेडिट जो कि लोन ही बोलते हैं उसको, पुशेस द बोरोवर into a situation where recovery is very painful, रिकवरी जो है वो बहुत पेनफुल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमने 2 सिचुएशंस देखा कि कभी कभी लोन लेने से बहुत फायदा होता है, कभी कभी लोन लेने से बहुत खतरा भी होता है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में आ जाते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होता है वो होता है कि एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विथ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मतलब मान लीजिए मैंने 10,000 का लोन लिया, तो 10,000 का लोन तो 10,000 तो मुझे पेमेंट करना ही है, प्लस उसके साथ जो इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए वो इंटरेस्ट हुआ 1,500 रुपया, तो 1,500 एक्स्ट्रा भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट वो बताता है, उस इंटरेस्ट रेट से जो इंटरेस्ट आता है वो भी उसको पे करना होता है, वो होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल, जो कि सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग जानते हैं। आप कभी लोन लेने जाएंगे तो आपको कोलेट्रल मांगते हैं बैंक वाले। कोलेट्रल क्या होता है, व्हाट इज कोलेट्रल, तो एसेट्स दैट
द borrower owns assets that the borrower owns, जैसे कि हम लोन लेने के लिए गए तो मेरे पास क्या है उसको वो एक कोलेटरल हो जाएगा, जैसे कि हो गया मान लीजिए लैंड हो गया या फिर बिल्डिंग हो गया या फिर व्हीकल हो गया या फिर लाइफ स्टॉक हो गया या फिर डिपॉजिट्स विथ बैंक हो गया, ये सब। एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो जब तक मैं लोन को रीपे नहीं कर दूं तब तक एक गारंटी उसके पास रहता है कि अगर वो लोन नहीं रीपे किया तो मैं वहां से उसको बेच बाच के अपना वो निकाल लेगा वो। तो इन द if the borrower fails to pay the loan, the lender has the right to sell the land, चाहे कोलेटरल में कुछ भी आ सकता है, to obtain the payment, वो अपना पेमेंट को ऑब्टेन करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है जो भी हम कोलेटरल देंगे उसके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाउस लोन का एग्जांपल लेते हैं। मेघा टुक अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज हिज हाउस। तो मेघा ने 5 लाख का लोन लिया एक हाउस को परचेज करने के लिए। इंटरेस्ट जो रेट जो था वो 12% था, टू बी पेड इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट, ये सब कंडीशंस थे। कोलेटरल जो था वो पेपर ऑफ न्यू हाउस, जो भी नया हाउस खरीदी उसी का पेपर कोलेटरल के हिसाब से कोलेटरल के तौर पर वो दे दी। बैंक विल रिटर्न द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, बैंक तभी रिटर्न करेगा न्यू हाउस का पेपर ओनली इफ सी रिपेज द लोन, अगर वो सारा लोन पेमेंट कर लेगी तभी उसको बैंक जो है वो अब सारा चीज दे देगा, मतलब अपना वो नया घर उसको मिल जाएगा उसका पेपर। So, what is terms of credit? So, interest rate, collateral, and the documents required and the mode of repayment together comprise of the terms of credit. मतलब हम उसको कैसे पेमेंट कर रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, वो सब, वो इंटरेस्ट रेट क्या है, कोलेट्रल क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से देना है, जैसे इस एग्जांपल में घर का डॉक्यूमेंट ले लिया था वो। तो ये सब जो है ना, ये सब मिला जुला के क्या होता है, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है। नहीं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में कुछ और होता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि कहाँ पे आप काम करते हैं, कितना मंथली कमाते हैं, वो सब। क्योंकि जो न्यू पेपर ऑफ न्यू हाउस का जो पेपर था वो तो कोलेटरल के हिसाब से काम कर गया ना। उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी फ्रॉम लेंडर टू लेंडर, मतलब हर अलग अलग लेंडर जो है वो अपना अपना टर्म्स ऑफ क्रेडिट अपना अपना रख सकता है, उसमें उसका वो मर्जी है। लोन फ्रॉम कॉपरेटिव से लोन क्या होता है, तो कॉपरेटिव सोसाइटीज ऑल्सो प्रोवाइड लोन, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव पॉसिबल सच एज फार्मर्स, वीवर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ऐसे ऐसे काफी कॉपरेटिव्स हो सकते हैं, ये लोग भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कृषक कॉपरेटिव जो कि सोनपुर विलेज में है, उसमें 2300 फार्मर्स है उसमें, ठीक है, 2300 फार्मर्स उसमें है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट विथ दीज डिपॉजिट्स एज कोलेटरल। वो लोग जो भी पैसा आया ना, जो इतने लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट किया उससे जो पैसा बना उस पैसे को एज ए कोलेटरल वो बैंक में जमा कर देते हैं। तो कोऑपरेटिव्स हैज टू ऑब्टेन ए लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। तो अगर लार्ज लोन उन लोग को लेना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी डिपॉजिट जो इतने लोगों ने दिया है 2300 लोगों ने, उसको कोलेटरल मान के बैंक को दे देता है और बैंक उन लोग को एक लार्ज सम एक लोन दे देती है। These funds are used to provide loan to members। फिर यही फंड जो मिलता है उससे लोन, जो भी लोग हैं उन जिनको लोन चाहिए, हर कोई को तो लोन नहीं चाहिए होगा, तो जिनको लोन चाहिए उनको यही इसी चीज से लोन दिया जाता है। Once these loans are repaid, another round of lending can take place। तो एक बार ये सारा रीपेड हो जाता है, क्रॉप वगैरह हो गया तो फसल को बेच के फायदा हो गया, सब रीपे भी कर दिए, तो अनदर राउंड जो है वो लेंडिंग फिर से जाके वो लोग ले सकते हैं बैंक से। तो कृषक कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद लोन्स फॉर कल्टीवेशन, लोन फॉर कल्टीवेशन, उसके बाद 2 बार लिख दिया ना, अच्छा ठीक है। फिशिंग के लिए लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस, मतलब सारा कुछ हो जाता है बेसिकली, लेकिन वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। अब एक नया टॉपिक है, फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, तो हमारा जो लोन्स हम लेते हैं ना वो 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। अभी तक हमने फॉर्मल ही पढ़ा, फॉर्मल में क्या था, बैंक्स हमने पढ़ लिया, कोऑपरेटिव्स हमने पढ़ लिया, एग्जांपल कृषि कोऑपरेटिव हमने पढ़ लिया। इनफॉर्मल में काफ़ी कुछ आता है, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ईटीसी, हम लोग रिलेटिव से भी लोन लेते हैं, ये सब। तो ये सब जो हो गया, ये टोटल ये सारा चीज़ आ गया इनफॉर्मल सेक्टर में। अब द आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग फॉर्मल सेक्टर। जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसका फंक्शनिंग जो होता है वो पूरी आरबीआई उस ध्यान रखता है, लाइक मेंटेनिंग मिनिमम कैश आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव, कितना, जैसे 15% जो बैंक रखता है वो आरबीआई ही बोलता है, उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पे रखा जाता है कैश। द आरबीआई ऑल्सो सीज दैट बैंक गिव्स लोन नॉट ओनली टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बोरोवर्स ईटीसी। तो
आरबीआई ये भी ध्यान देता है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस वाले को लोन ना मिले, सभी को लोन मिले, स्मॉल कल्टिवेटर्स को लोन मिले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो चला रहे हैं उनको लोन मिले, स्मॉल बोरोवर्स जो है कुछ नया करने का सोच रहे हैं उनको भी लोन मिल जाए। दे ऑल्सो कीप रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच बैंक आर लेंडिंग एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो लोग ये भी ध्यान देते हैं कि कितने कितने किन किन को लोन दिया जा रहा है और कितने इंटरेस्ट के साथ दिया जा रहा है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच क्या सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर में हमने देखा कि आरबीआई जो है वो ध्यान देते हैं कि भैया कौन कौन क्या क्या हो रहा है, जो हमने तीनों कंडीशंस देखे ए बी और सी। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई नहीं है, किसी दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। उनको जिस इंटरेस्ट रेट से उनको मन है उस हिसाब से वो लैंडिंग करेंगे। किसी को लेना होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा, ठीक है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। कोई उनको स्टॉप नहीं कर सकता कि अगर वो अनफेयर मीन्स या अगर किसी को मार पीट के पैसा ले लिए हैं, चाहे मतलब वो नहीं, कोई रोकने वाला उनको नहीं है। पीपल गेट इन टू ट्रैप, डेब्ट ट्रैप। और इसमें क्या होता है कि पीपल जो है वो डेब्ट ट्रैप मतलब कर्जा वाला ट्रैप में चल जाते हैं, मतलब वहां पे फंस जाते हैं वो लोग। कभी कभी उनको जमीन बेचना पड़ता है, घर बेचना पड़ता है, ठीक है। फॉर द रीजन बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर। इसीलिए ये सब को हटाने के लिए बैंक्स और कोऑपरेटिव को लैंड उनको ज्यादा मतलब लोन देना पड़ेगा। दिस वुड लेड टू द हायर इनकम एंड मोर पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर द वेराइटी ऑफ नीड्स। और बहुत सारे लोग जो जिनको नीड है वो लोग आराम से जाके पैसा ले सकते हैं। दे कुड ग्रो न्यू क्रॉप, डू स्मॉल बिजनेस एंड ऑल्सो सेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और वो लोग मतलब उन लोगों को अगर पैसा चाहिए तो अगर बैंक और कोऑपरेटिव अच्छे से अगर प्रोवाइड करते हैं तो उनको मनी लेंडर्स लोग से नहीं लेना पड़ेगा जो कि हायर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इनसे इन लोगों को फायदा होगा जो कि बैंक से लोअर इंटरेस्ट से ये लोग लोन ले सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। सही बात है, अगर चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट अगर लोन रहेगा तभी तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। सारे लोग जाके लोन ले सकते हैं, तब सारे लोग काम भी कर सकते हैं अपना अपना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर हम यहाँ पे देखते हैं। हु गेट्स व्हाट। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ कॉमर्शियल बैंक, ये इतना जो है वो कॉमर्शियल बैंक हुआ 25% का। ये कोऑपरेटिव सेक्टर कितना हुआ 27%। टोटल यही जो होता है ये फॉर्मल सेक्टर, ये जो है ना ये टोटल फॉर्मल सेक्टर है। बाकी बात ये जो है ना ये पूरा ये इनफॉर्मल सेक्टर है। ये तो इनफॉर्मल सेक्टर अभी अपना इतना बड़ा है तो हमको सोच सकते हैं कि हमको फॉर्मल सेक्टर में कितना काम करना होगा। द रिच हाउस होल्ड आर एविलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। और पता है जो रिच हाउस होल्ड होते हैं ना, हम लोग एक डेटा के हिसाब से देखे हैं कि रिच हाउस होल्ड जो होते हैं उनको आराम से फॉर्मली पैसा मिल जाता है। एंड पुअर हाउस होल्ड हैव टू पे ए हैवी प्राइस फॉर द बोरोइंग। और इन पुअर लोगों को ना बैंक लोन देता नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट बोलते रहती है कि लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन मिलता नहीं है। इन रियलिटी जल्दी नहीं मिलता है। तो उन लोगों को जाके मनी लेंडर्स या फिर ये ट्रेडर्स वगैरह से इन्हीं लोग से लेना पड़ता है, लैंडलॉर्ड से। तो इसीलिए क्या होता है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मतलब देने टाइम चुकाना पड़ता है। फॉर्मल सेक्टर स्टिल मेट्स ओनली हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट। देखिए ओनली हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट बाय द रूरल पीपल। जो भी रूरल पीपल होते हैं ना उन लोगों के लिए अभी फॉर्मल सेक्टर अभी भी हाफ ही अवेलेबल है। अभी भी हाफ जो है वो दूसरा लोग ही देते हैं। रिमेनिंग क्रेडिट आर मेट बाय इनफॉर्मल सेक्टर। जो रिमेनिंग क्रेडिट है वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ही फुलफिल होता है। मोस्ट लोन्स आर इनफॉर्मल सेक्टर कैरी अ वेरी लार्ज इंटरेस्ट, बहुत लार्ज इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो लोग। एंड डू अ लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ बोरोवर। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन लोग क्या करते हैं, बस उन लोगों को लेंड करना है अपना पैसा और उन लोग को उससे पैसा कमाना है। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि बोरोवर को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव टू इंक्रीज लेंडिंग इन रूरल एरियाज टू डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर्स में डिपेंडेंट खत्म करने के लिए इन लोग को थोड़ा ज्यादा लेंडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। वाइल फॉर्मल सेक्टर्स loan needs to expand, it is also necessary that everyone receive these loans। सभी को लोन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपेंशन हो जाए और सबको मिले ही नहीं। जिसका जान पहचान हो जाए, जो जिनके पास पैसा हो वही लोग को मिले, सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, ठीक है। SHG इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। बैंक्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर इन द रूरल एरियाज। अब आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो हर जगह बैंक नहीं होता। कोई एक फेमस गांव है, चाहे एक ब्लॉक है, तो वहीं पे बैंक होता है और हर रूरल एरिया में बैंक नहीं होता है। अभी भी ये हाल है इंडिया का। गेटिंग लोन्स फ्रॉम बैंक इज मोर टफ। बहुत ज़्यादा टफ होता है बैंक से लोन लेने में क्योंकि वो बहुत कुछ मांगता है। देन गेटिंग फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ कोलैटरल। आपके पास अगर कुछ नहीं भी है ना कोलैटरल देने के लिए, तब भी आपको इनफॉर्मल सेक्टर पैसा दे देगा क्योंकि उसको पता है कि वो कैसे ना कैसे आपसे ले ही लेगा पैसा वो। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द पुअर पीपल टू गेट लोन्स।
और सबसे बड़ी बात ना कि एब्सेंस ऑफ कोलैटरल, जिसकी वो पुअर पीपल है तो उसके पास कहाँ से कोलैटरल होगा, अगर कोलैटरल होता ही तो वो फिर अमीर नहीं होता, तो बहुत कोई के पास कोलैटरल होता ही नहीं है, तो उन तो बैंक तो फिर देने वाले ही नहीं है लोन। इनफॉर्मल सेक्टर समटाइम लेंड मनी विदाउट कोलैटरल, इनफॉर्मल सेक्टर बोलता है अच्छा कोलैटरल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ले लो, जो भी जमीन तेरे पास छोटा मोटा भी है वो भी हम हड़प लेंगे अगर तुम लोन नहीं दे पाया तो, मेरा पैसा वापस नहीं दे पाया तो। तब यहाँ पे आता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कलेक्ट देयर सेविंग, जो कि लोग जो है वो अपना सेविंग कलेक्ट करते हैं, ₹25 से ₹100 तक ये जाता है, 15 से 20 मेंबर इसमें होते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स बट देयर इज स्टिल लेस देन व्हाट मेनी लेंडर्स चार्ज, ये लोग जो है वो स्मॉल लोन्स ले लेते हैं, बैंक से ही लेते हैं, और ये लोग जो मतलब जो लेंडर्स होते हैं ना, जैसे मनी लेंडर्स वगैरह, उन लोग से बहुत कम इंटरेस्ट में ये लोग बैंक से जाके लोन उठा सकते हैं। आफ्टर ए ईयर और 2 द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, इट कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक, तो अगर ये बहुत रेगुलर है अपना सेविंग में तो इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा जो कि कोलेटरल के हिसाब से ये लोग बैंक में जमा कर देंगे और बैंक इनको लोन दे देगा। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप का नाम है उस ग्रुप के नाम से लोन जो है वो दिया जाता है। क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सबको मिल जाता है। They can buy seeds, fertilizers, raw materials like bamboo and clothes, also sewing machines, हैंडलूम्स, कैटल etc। तो ये लोग खरीद सकते हैं ये सब चीज़, और फिर यहाँ से क्या होगा कि ये लोग को सारा अपना काम भी कर सकते हैं जो भी इन लोग से लोन मिलता है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर, याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द, अगर SHG में पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन किससे लिया जाता है तो ग्रुप मेंबर से ही लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड, द ग्रुप डिसाइड्स द रिगार्ड्स एट द लोन टू बी ग्रांटेड, किसको दिया जाना चाहिए, द पर्पस क्या होता है उसका, कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए, इंटरेस्ट क्या चार्ज करेगा, रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, सब चीज वो ग्रुप का ही मेंबर्स लोग डिसाइड करता है। ऑल्सो द ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, जो रीपेमेंट ऑफ द लोन जो होता है रीपे करना होता है बैंक को, वो भी ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होगा। Thus, SHG help borrowers overcome the problem of lack of collateral, तो जो lack of collateral है ना वो लोग इनको अवॉइड करता है। अगर इनके पास collateral नहीं है तब भी ये लोग जो सेविंग से जो collateral जमा करते हैं 1-2 साल में वो इनको जनरेट हो जाता है और वो लोग जाके बैंक को देख के वो लोग लोन ले लेते हैं। नॉट ओनली वुमेन बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, ऑल्सो दे बिकम कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस etc, क्योंकि एक ग्रुप में वो लोग बैठ के हमेशा बात करते हैं तो उनका दिमाग में भी बढ़ता है, एजुकेशनली भी वो लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, हेल्थ के हिसाब से न्यूट्रिशन क्या खाना है नहीं खाना है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह भी, तो ये सब ये एक और भी फायदा होता है एक SHG फॉर्म करने का। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया यहीं पे, मनी एंड क्रेडिट। धन्यवाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरा इकोनॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्लास 10 का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इसमें हमारा टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे इसको। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है कि पहला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, तो इन प्रीवियस डेज ओनली कार्स लाइक एम्बेसडर एंड फिएट वेर देयर इन इंडियन मार्केट, ठीक है। इंडियन मार्केट पुराने जमाने में हमारे पास सिर्फ अगर हम रोड पे देखें तो हमें यही सब गाड़ियां दिखती थी, ठीक है। फ्यू प्रोडक्ट्स टू पिक फ्रॉम, बहुत कम प्रोडक्ट, मतलब हम कुछ प्रोडक्ट खरीदने गए तो हमारे पास ऑप्शन से बहुत कम थे। इन द मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड वी हैव अ वैरायटी ऑफ ब्रांड्स टू चूज फ्रॉम लाइक कार्स, क्लोथ्स, मोबाइल्स एंड एनीथिंग एवरीथिंग। कोई भी चीज आप जाके देखिए, आपके पास हजारों ऑप्शन है चूज करने के लिए। वी विल अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि इतना ज्यादा कैसे हो गया, पहले तो नहीं था अब कैसे हो गया, यही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। पहला चीज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1950 उस टाइप में प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन कंट्रीज। कोई भी प्रोडक्शन होता था वो विद इन कंट्रीज ही रह जाता था, ठीक है। ओनली रॉ मटेरियल, फूड स्टॉफ्स एंड फिनिश प्रोडक्ट क्रॉस बाउंड्रीज। अगर कोई भी कंट्रीज को पार कर रहे हैं तो बस क्या रॉ मटेरियल, फूड स्टॉफ और फिनिश प्रोडक्ट। और अपना इंडिया जो था वो उस टाइम पे एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फूड स्टॉफ, हम लोग यही बाहर भेजते थे और उधर से इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स। उधर से जितना भी जो भी बन के आता था वो गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट क्या करते थे, रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ्स, ठीक है।
ऑल दिस थिंग्स हैपन टिल एमएनसी वाज नॉट देयर। एमएनसी क्या होता है, इसी के बारे में मेन इसमें पढ़ना है। एमएनसी जब तक नहीं था तभी तक ऐसा कुछ होना जा रहा था भैया, लेकिन एमएनसी आ गया है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब देखेंगे इसका बहुत खतरनाक रोल है। A MNC is a company that owns or controls production in the more than one nation। एक से दो, 5, 6, 7, 10, 12 और भी ज्यादा ले लीजिए आप, ठीक है। तो एक एमएनसी ऐसा कंपनी है जिसका कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मोर देन वन नेशन, मोर देन वन कंट्री में है। They set up factories only where they can get cheap labors and other resources। जब वो लोग देखते हैं कि वहीं पे वो लोग फैक्ट्री सेटअप करते हैं जहां उन्हें चीप लेबर मिल जाए और अदर रिसोर्सेज वो आसानी से मिल जाए और सस्ता में मिल जाए, दे अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। उन लोगों के पास खतरनाक प्रॉफिट वो लोग अर्न करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ए लार्ज एमएनसी ऑफ यूएस, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैन्युफैक्चर्स इन चाइना। क्योंकि आपको पता होगा कोई भी चीज आप इलेक्ट्रिकली खरीदिए वो मैन्युफैक्चर चाइना में ही होता है, क्योंकि चाइना में बहुत प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। प्रोडक्ट आर असेंबल्ड इन मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। ये लोग जो है ना क्लोज टू अमेरिका है, यूएस है, इसीलिए यहाँ पे जाके असेंबल होता है प्रोडक्ट। कस्टमर्स केयर इन इंडिया, देखिए और क्या करते हैं, क्योंकि इंडियन को इंग्लिश तो आता ही है, तो अपना बैंगलोर में जाके ये लोग कस्टमर केयर खोल देंगे कि भैया कोई भी अगर मतलब कोई भी कस्टमर का रिस्पांस चाहिए तो वो इंडिया से ही रिस्पांस कर देंगे वो लोग। तो इससे क्या हुआ कि अगर कस्टमर केयर ये यूएस में खोलते तो बहुत महंगा पड़ता, वहां का आदमी लोग बोलते कि और पैसा दो, इंडिया का आदमी थोड़ा कम पैसा में भी काम कर देगा। तो इसलिए ये क्या कर दिया, देखो तीनों अलग अलग जगह पे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। इससे क्या होगा कि ये लोग ना कम से कम 50 से 60% अपना रेवेन्यू बचा लेते हैं बस इसी चीज को कर करके। इसीलिए एक एमएनसी कंपनी खतरनाक होता है। नोट, MNC not only sells its goods globally। ये अपना सिर्फ गुड्स जो कि ये प्रोड्यूस करता है ये ग्लोबली बेचता ही नहीं है, बट ऑल्सो सर्विस जनरेट करता है, सर्विस भी जनरेट करता है ग्लोबली। देखो चाइना में भी जाके ये सर्विस जनरेट किया, मैक्सिको यहाँ पे भी कुछ सर्विस जनरेट किया होगा, इंडिया में भी काफी लोगों को जॉब मिला, ठीक है। स्प्रेडिंग द सर्विस MNC सेव्स 50 से 60%। यहाँ पे गया थोड़ा सा पैसा बच गया, यहाँ पे गया कुछ पैसा बचा, यहाँ पे गया कुछ पैसा बच गया, तो 50 से 60% ये लोग बचा लेते हैं, ठीक है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब क्या था, अभी तक क्या हो रहा था, एमएनसी नहीं आने से पहले क्या हो रहा था, हर कंट्री अपना अपना प्रोडक्शन करके के अपना अपना कंट्री में ही सेल कर रहा था। अब इंटरलिंकिंग करना है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। लेट्स टॉक अबाउट एमएनसी। फिर से एमएनसी के बारे में बात करेंगे। एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। सबसे पहले मान लीजिए कि कहीं पे कुछ का डिमांड ज्यादा है तो सबसे वहीं ना एमएनसी सेट करेगा अपना मार्केट। वो क्यों जाके पाकिस्तान में सेट करेगा जहां पे मान लीजिए कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा है, तो वहां पे मान लीजिए एग्जांपल मैंने बस दिया कि पाकिस्तान में मान लीजिए किसी चीज का डिमांड कम है तो वहां पे जाके वो नहीं सेट करेगा। इनफैक्टली वो अगर जाके देखिए कि अफगानिस्तान में डिमांड ज्यादा है तो जाके वहां पे वो सेट करेगा, ठीक है। तो ये सब जो है ना वो देखता है एमएनसी कि भैया हमारे को ये हमारा मार्केट का डिमांड कहाँ पे, वहीं पे जाके वो अपना मार्केट सेट करता है, क्लोज करता है, प्रोडक्शन करता है वहां पे। वेयर देयर आर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट। स्किल्ड तो चाहिए ही क्योंकि कंपनी को चलाना है, उसको इंजीनियर्स वगैरह जो भी है, अनस्किल्ड भी चाहिए ना क्योंकि सामान इधर से उधर करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वगैरह वगैरह, इसी चीज के लिए। वाइल प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, वेयर प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, और उसको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन पक्का होगा ही, वहीं पे एमएनसी अपना प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री लगाता है। एमएनसी माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट क्या लुक फॉर देयर इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट के लिए जो गवर्नमेंट काम करे ना कि भैया आप जैसे कि इस बार मोदी जी ने जाके अपना एप्पल कंपनी को बुलाया है और बुलाया कि भैया आप इंडिया में प्रोडक्शन क्यों नहीं करते, इंडिया में करिए, हम आपको बहुत बेनिफिट देंगे। तो एप्पल को लगा कि अच्छा मोदी तो मुझे सपोर्ट कर ही रहा है, मतलब गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रहा है, चलो करते हैं। तो वो अभी जाके एप्पल कंपनी खुलने वाला है, एप्पल का प्रोडक्शन खुलने वाला है इंडिया में, ठीक है। तो अब आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर यही इन्वेस्टमेंट एमएनसी के द्वारा किया गया तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको। आगे चलते हैं हम लोग। एमएनसी सेटअप जॉइंटली, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज, ठीक है। तो एमएनसी क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कुछ हुआ तो एमएनसी आया और वहां पे अपना जो देखा कि लोकल कंपनीज कौन उछल रहा है, सबसे पहले उसी के साथ या तो कंपनी को ही खरीद लेगा या तो उसके साथ वो जाके जॉइंटली अपना ये कर लेगा, अपना कंपनी उसी के साथ जोड़ देगा, ठीक है। तो बेनिफिट टू लोकल कंपनी, जो अपने अपने कंट्रीज में जो कंपनीज होते हैं उनको क्या फायदा होता है, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर देयर फास्टर प्रोडक्शन।
या फिर एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, वो लोग खुद ला रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो जो लोकल कंपनीज है उन लोगों को भी फायदा हो जाएगा। इन मोस्ट केसेस एमएनसी बाय अप द लोकल कंपनीज एंड डेवलप इट। एमएनसी बहुत, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, वो लोग क्या करते हैं, लोकल कंपनीज को ही खरीद लेते हैं और फिर उसको डेवलप करते हैं। एग्जांपल क्या है, कारगिल फूड्स जो है ये अमेरिकन एमएनसी है, ये जो है ना ये बॉटअप पराग फूड, यहाँ पे पराग फूड इंडिया में चलता था, ये कारगिल फूड्स आया, इसको खरीद लिया और अब ये कारगिल फूड्स के नाम से ही पूरा इंडिया में फेमस है। मेरे टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ मोर देन सम डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्या हो गया, हाँ ऐसा होता है, जो बहुत ज्यादा टॉप कंपनी, बहुत बड़े बड़े कंपनीज है ना, उन लोग का जो वेल्थ होता है ना दैट इज मोर देन डेवलपिंग कंट्रीज, समझे। इससे होगा क्या, तो इससे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उनके पास पावर हो सकता है, इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब वो एग्जांपल इससे रिलेटेड नहीं है, ये एग्जांपल लेते हैं। फोर्ड मोटर्स जो है 1995 में इंडिया में 1700 करोड़ रुपया खर्चा किया टू सेटअप प्लांट नियर चेन्नई इन कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया में था ही, तो वो एमएनसी कंपनी फोर्ड मोटर्स है, वो आया महिंद्रा एंड महिंद्रा को बोला, बोले भैया चलो पार्टनरशिप करते हैं, और 1700 करोड़ रुपया यहाँ पे स्पेंड किया और चेन्नई में एक अपना प्लांट खोल दिया, ठीक है। अब आते एक नया टॉपिक, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इंटीग्रेशन मतलब होता है मार्केट को एकजुट करना, एक साथ लाना, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल फॉर कनेक्टिंग कंट्रीज। सही बात है, आप पुराने जमाने में भी देखते होंगे कि यहाँ से वहां जा रहा है, शिप जा रहा है, सी रूट से जाते थे, तो ये पुराने जमाने से ही चला आ रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, ठीक है। Also remember that it was trading interests which attracted various trading companies like East India Company to India. तो उन लोगों को पता था कि इंडिया में जाके बहुत फायदा है, इसीलिए वो लोग क्या किए, ट्रेडिंग इंटरेस्ट के कारण ही वो लोग आए थे। बाद में ना यहाँ पे कब्जा उब्जा करने स्टार्ट कर दिए, लेकिन पहले उन लोग ट्रेडिंग के लिए आए थे कि उन लोगों को पता था कि इंडिया में काफी फायदा होता है। सो व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, क्या होता है फॉरेन ट्रेड? तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट मतलब मेरा अपना कंट्री, मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मेरा अपना कंट्री इंडिया, लेकिन फॉरेन ट्रेड मतलब कि हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि हम जाके अपना प्रोडक्ट को यूएस में सेल कर सके, उसको और पाकिस्तान में सेल कर सके, ईरान में सेल कर सके, कहीं पे भी सेल कर सके, ठीक है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ठीक है। किसको? प्रोड्यूसर्स को। बेनिफिट टू द प्रोड्यूसर क्या हुआ? मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट बहुत बड़ा उसके लिए हो गया, अब वो प्रोडक्शन करके कहीं भी बेच सकता है। बायर्स को बेनिफिट क्या हुआ? अरे हमको तो हमेशा बेनिफिट होता है, एक्सपेंशन ऑफ चॉइस, हमारा चॉइस का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ गया। जैसे कि कुछ भी चीज अभी हम खरीदने जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस है, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा एक्सपेंशन हो गया, हमारा चॉइस ऑफ एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, काफी अच्छा एग्जांपल है ये। चाइनीज टॉयज इन इंडिया जब आया तो क्या हुआ? दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया। वो लोग इंडिया में प्लास्टिक टॉयज लाना चालू कर दिए। बायर्स इन इंडिया हैव टू चूज फ्रॉम इंडियन एंड चाइनीज टॉयज, जो कि चाइनीज टॉयज बहुत सस्ता था और न्यू डिजाइन के होते थे। चाइनीज टॉयज बहुत ज्यादा ही अच्छा थे इंडियन टॉयज से। विद इन अ ईयर 70 to 80% शॉप्स वर रिप्लेस्ड बाय चाइनीज टॉयज। चाइनीज टॉयज जो है पूरा इंडिया का 70 से 80% दुकान जो है वो चाइनीज टॉयज से भर गया। रिजल्ट क्या हुआ? बेनिफिट टू चाइनीज प्रोड्यूसर्स, सही बात है, होगा ही। बेनिफिट टू इंडियन बायर्स, अपने को तो बहुत फायदा है भैया, अपने को सस्ता में कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं फायदा होगा। लेकिन लॉस टू इंडियन प्रोड्यूसर्स को लॉस हो गया, क्योंकि वो कॉम्पीट नहीं कर पाए, वो उतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं ला पाए जाके इंडियन चाइनीज प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्पीट कर पाए और उनके अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर पाए, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये सबसे क्या होता है? नंबर 1, चॉइस ऑफ गुड इन मार्केट राइजेस। हमारे को अपने को जो हम लोग खरीदते हैं ना, हमारा चॉइस बहुत ज्यादा पड़ जाता है, हम सिलेक्शन कर पाते हैं डिफरेंट कंपनीज पे, क्या खरीदना है नहीं खरीदना है। हमारे पास ऐसा नहीं कि यही खरीदना है तुमको, नहीं, हमारे पास बहुत सारा आप सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी मतलब चॉइसेस आ गया है। प्राइस ऑफ ए सिमिलर गुड इन द टू टेंड टू बिकम इक्वल। अब देखो होता ये है ना कि जैसे कि देखो, अगर हमारा कि कोई एक कंपनी जो है, मान लीजिए मोबाइल्स की ही बात कर ले, तो पहले मोबाइल्स का दाम कितना ज़्यादा होता था, 18,000 20,000 ऐसे भी मोबाइल मिलता था। कोई एक माइक्रोमैक्स कंपनी आया, उसने मोबाइल को स्टार्ट कर दिया बेचने में कितना में, 6,000 7,000 में। अब देखना कि पूरा मार्केट जो है पूरा ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, सारा मोबाइल अब क्या कर रहा है, वही रेट में बेचने स्टार्ट कर दिया है।
अगर वो फीचर्स की बात करें तो इससे क्या हुआ कि वो लोग को पता है कि अगर हाई रेट में हम बेचेंगे कोई नहीं खरीदने वाला, क्योंकि वही फीचर्स को कोई क्यों 17,000 देगा, 18,000 देगा, जिसका 7,000 में हमको मिल सकता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है वो मार्केट का जो प्राइस होता है ना वो इक्वल टेंड करने लगता है, इक्वल टेंड करने लगता है। प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज टेंड टू कॉम्पीट थ्रू दे आर सेपरेटेड थाउजेंड्स ऑफ माइल। एग्जांपल हम ले लेते हैं चाइनीज टॉयज में, हमारा चाइना और इंडिया का प्रोड्यूसर कितना दूर दूर बैठा हुआ है, लेकिन तब भी कंपटीशन हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो लोग कंपटीशन में हमेशा रहते हैं। फॉरेन ट्रेड डज हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इंटीग्रेशन मतलब मार्केट का इकट्ठा कर देता है, एक साथ मार्केट को ला दिया पूरा। फॉरेन ट्रेड पूरा मार्केट, पूरा दुनिया का मार्केट को एक साथ लाके पटक दिया, ठीक है, पूरा डिफरेंट कंट्रीज को एक ही साथ जोड़ दिया वो। अब आता है नया टॉपिक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। थोड़ा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, स्टार्ट। What is globalization? Globalization is a process of rapid integration of interconnection between countries. Rapid integration मतलब क्या हुआ? वही इकट्ठा करना। Interconnection मतलब क्या हुआ? इंटर मतलब बाहर बड़ा बड़ा देशों को कनेक्ट करना। इंटर मतलब दूसरा कंट्रीज, उनको कनेक्शन कर देना, ठीक है। तो MNC आर प्लेइंग मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। मेजर रोल MNC ही तो प्ले कर रहा है, क्योंकि वही तो जा जाके डिफरेंट कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है। More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. बहुत सारा ये सब इधर उधर हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के बीचों बीच। People also move to different countries in search of better income, jobs, education, etc. ठीक है। आगे फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। इनेबल्ड क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स जो कि इनेबल्ड किया ग्लोबलाइजेशन को। नंबर 1 टेक्नोलॉजी, सेकेंड लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। देखते हैं, पहला आया टेक्नोलॉजी। सही बात है, अरे थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि भैया हमारा जो रैपिड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैव बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैज लेड टू द फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स एट लॉन्गर डिस्टेंसेस एट लोअर कॉस्ट। पहले हम लोग शिप पे जाते थे, 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना लगता था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, शिप्स भी हमारा फास्ट हो गया है, ठीक है। ऊपर से हम लोग अब क्या कर रहे हैं, बाय एयर ही हम लोग पहुंचा देते हैं सामान वगैरह, ठीक है। डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पूरा इंटरनेट का जमाना आ गया है, पूरा दुनिया एक कनेक्टेड हो गया, कंप्यूटर्स इन एवरी फील्ड आ गया है। वर्ल्ड वो होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड बाय द इंटरनेट। अब पूरा दुनिया जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। तो इन टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट से पूरा जो ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरकनेक्शन ऑफ मार्केट हुआ ना, ये सब एग्जाम्पल्स है जिसके कारण ऐसा हुआ। सेकेंड आया, हाँ, क्या है ये, लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अरे भैया हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको, पता नहीं, ठीक है। देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया, ठीक है। मान लीजिए कि चाइनीज टॉयज जो होता है उसको हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। सपोज इंडियन गवर्नमेंट पुट टैक्स ऑन इम्पोर्ट। वो बोला कि भैया जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उस पर हम टैक्स लगाएंगे। ओ खतरनाक, क्या हो गया ये, हायर प्राइस ऑन इम्पोर्ट टॉयज। इम्पोर्ट टॉयज पे अब हायर प्राइस हो जाएगा, सही बात है। इंडियन टॉयज मेकर्स विल प्रॉस्पर। इंडियन टॉयज मेकर को फायदा होगा, क्योंकि अब उनका जो सामान आ रहा है वो टैक्स के बाद आ रहा है, तो वो तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो इंडियन टॉयज को फायदा हो जाएगा। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो अब जैसे कि हम जब देखने लगते हैं ना कि अपना कंट्री में जो प्रोड्यूसर्स है उनको लॉस होने लगा, तो हम क्या करते हैं कि ट्रेड बैरियर लगा देते हैं। ट्रेड बैरियर से क्या हो गया कि टैक्स लगा दिए हैं, और भी बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्राइस उन लोगों का बढ़ जाता है, तो अब थोड़ा कॉम्पिटिशन आसान हो जाता है। वाई ट्रेड बैरियर्स इज नेसेसरी और इंपॉर्टेंट, क्यों है? थिंक, सोचो थोड़ा सा। टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 1991 चेंजेस इन द पॉलिसी वर मेड, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैज कम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कॉम्पीट विद द फॉरेन प्रोड्यूसर्स। दिस विल इंक्रीज द क्वालिटी। सही बात है। अब देखो भाई, हम लोग को अगर कंपटीशन में रहेंगे तो क्या फायदा होगा कि इंक्रीज होगा क्वालिटी के साथ, नहीं तो पता चला कि दुनिया बहुत आगे चला गया, हम लोग यहीं रह गए, समझा। तो इसलिए क्या हुआ था कि ट्रेड बैरियर को हटाना पड़ा, और 1991 में गवर्नमेंट को लगा कि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स को कॉम्पीट करना चाहिए बाहर के प्रोड्यूसर्स से, इसलिए ट्रेड बैरियर हटा दिया गया। ट्रेड बैरियर वे रिमूव्ड एज टू द लार्ज एक्सटेंट, एकदम पूरे हटा दिया। फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप कंपनीज एंड ऑफिसेज हियर आसानी से। लिबरेशन क्या हुआ? रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट। इसका डेफिनेशन यही है, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का जो पहले सेटअप किया गया था उसको जो हटाना, उसी को हम बोलते हैं लिबरेशन।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टैंग टैंग, ठीक है। WTO, जिसको हम प्यार से बोलते हैं, इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड को उसको लिबरलाइज करना होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम ऑल बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। सही बात है। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना भी ट्रेड है, मतलब फॉरेन ट्रेड है, अगर उसमें कोई भी बैरियर लगा दिया गया तो वो हार्मफुल है, क्योंकि कोई देश बहुत आगे चला जाएगा, कोई बहुत पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो 149 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइंट WTO, ये 2006 का रिपोर्ट है, ठीक है। WTO रूल्स आर फोर्स डेवलप कंट्रीज टू फॉलो। WTO रूल्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स करता है फॉलो करने के लिए। इन इंडिया एग्रीकल्चर प्रोवाइड लार्ज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस GDP। हम जो है ना, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप देखोगे वो जो चैप्टर्स है उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट और GDP में ना एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ही हमारा हेल्प करता है, या फिर उसमें लार्ज पार्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन US में क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ GDP, जो कि 1% है, और एम्प्लॉयमेंट जो कि 0.5% है। तो देखो, इससे हमको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सो लेस पीपल आर देयर इन US इन एग्रीकल्चर, सो दे रिसीव मैसिव सम फ्रॉम द फॉर प्रोडक्शन एंड देयर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो लोग को बहुत सारा पैसा मिलता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ना, 0.5% लोग हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और उस पैसे से उन लोग क्या करते हैं कि अच्छा फसल उगाते हैं और बाहर कंट्री में भी भेजते हैं। सो दे सेल देयर प्रोडक्ट फॉर लो प्राइसेस, क्योंकि उनको क्या होता है कि आसानी से पैसा मिल रहा है, तो उनको क्या है, लो प्राइसेस में भी वो बेच सकते हैं, ज़्यादा लॉस उनको नहीं है। इन इंडिया फार्मर्स है टू सेल देयर प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस टू गेन प्रॉफिट्स। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा लोन वगैरह नहीं देती है, बहुत को तो देती भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारे को अगर फार्मर को अगर प्रॉफिट लेना है तो उनको हायर प्राइस से बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपको सस्ता में दे रहा है, कोई आपको महंगा में दे रहा है, तो कोई भी सस्ता वाला ही खरीदेगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा इंडियन फार्मर्स को लॉस है। तो इससे हम क्या देखें कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, ये हमेशा अच्छा नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया में इम्पैक्ट क्या हुआ? नंबर 1, ऑलवेज बेनिफिशियल टू कंज्यूमर। सही बात है। अरे कुछ भी हो, प्रोड्यूसर्स को घाटा हो, किसी को घाटा हो, अपने को कोई टेंशन नहीं है, कंज्यूमर को हमेशा फायदा होगा, अगर हम सही बात में देखें तो। Among producers and workers, the impact of globalization has not been uniform. तो ये जो है ना, ये प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के लिए ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये खराबी है। ग्लोबलाइजेशन एक खराबी साबित हुआ है। MNC has increased their investment in India over the past 15 years, which means investment in India is beneficial to them. सही बात है। लास्ट 15 साल में हम देखें तो MNC जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आके अपना फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर रही है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया में उनको फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। प्रोडक्ट लाइक सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ETC, ये लोग इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विस न्यू जॉब्स हैज बीन क्रिएटेड। नया जॉब लेकिन क्रिएट तो जरूर हो रहा है, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं, मतलब वहाँ अपना लोग तो नहीं लाके काम कराएंगे, इंडिया से ही लोगों को लेना पड़ेगा। तो हम लोग तो पागल नहीं है कि अगर वो लोग अपना ही लोग लाके काम कराते तो हम लोग बोलते हैं पागल है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, यहीं के लोगों को वो लोग अपॉर्चुनिटीज देते हैं काम करने के लिए। और ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाई रॉ मटेरियल टू दिस इंडस्ट्रीज हैज प्रॉस्पर्ड। तो जितने भी लोग हैं ना जो कि रॉ मटेरियल ये लोग पास करते हैं, तो लोकल कंपनीज को भी फायदा होता है। उसके बाद सेकंड, मेनी टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम इंक्रीजिंग कंपटीशन से काफ़ी इंडियन कंपनीज को भी फायदा हुआ है, क्योंकि वो लोग नया टेक्नोलॉजीज के हिसाब से वो लोग अपने आप को सेटल करनी है। एग्जाम्पल क्या है, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, ये एक मेडिकल का कंपनी है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एग्जाम्पल कॉल सेंटर्स इन इंडिया। तो इससे बहुत फ़ायदा ही हुआ, मतलब इंडिया को फ़ायदा हुआ है। अब हम देखेंगे कि इंडिया को खराबी कहाँ पे हो रहा है, इस हिसाब से तो हम लोग देखें कि बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन घाटा किसको हो रहा है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। For a large number of small producers and workers, globalization has posed major challenges. उनको बहुत ज़्यादा challenges face करना पड़ा। Example क्या है? रवि took a loan from bank to start his own company to produce capacitors. ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ? Within 3 years, he was able to expand his production and 20 workers were working under him. MNC entered, MNC आ गया, and they charged half price of what Ravi was charging. रवि अगर 20 रुपए में बेच रहा था तो MNC आके 10 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो रवि का तो कोई लेगा ही नहीं।
he had to close his unit, उसको अपना क्लोज करना पड़ गया उसका यूनिट को, उसका कंपनी को। बैटरीज हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, टॉयज हो गया, टायर्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, दीज इंडस्ट्रीज हैज बीन हिट हार्ड ड्यू टू द कंपटीशन के हिसाब से ये लोग पूरा लॉस में चले गए हैं। यूनिट्स गॉट शट डाउन, पीपल बिकेम जॉबलेस, बहुत सारे कंपनीज जो है वो शट डाउन हो गए हैं, पीपल जो है वो जॉबलेस हो गए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव चेंज द लाइफ ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो वर्कर्स का लाइफ ही पूरा चेंज हो गया है। वर्कर्स जॉब आर फ्लेक्सिबल नाउ, दैट इज देयर जॉब्स आर नॉट सिक्योर। अब उनका जॉब जो है वो सिक्योर नहीं था। पहले था कि अरे हम ये कंपनी ये जो फैक्ट्री है उस पर हम काम करते हैं, हम वहाँ का परमानेंट वर्कर है। अब ऐसा नहीं है, फोर्स टू वर्क एंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ पे ना तो आपको जॉब सिक्योरिटी है, नहीं तो आपको कोई कुछ रूल्स है कि भैया आपको ये टाइम से ये टाइम काम करना है या फिर संडे को ऑफ है, ये सब कुछ नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कभी भी वो डिपेंड करेगा मालिक के ऊपर कि वो कैसा आपको बोलेगा, कब आने को बोलेगा, कितना देर काम करने को बोलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट के मतलब जो वर्कर्स हैं उनको तो काफ़ी भयानक लगा है, बहुत गंदा लग गया है। द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल हुआ था। ठीक है, देखिए क्या हुआ। नॉट एवरी वन इज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, सही बात है भैया, हर कोई को तो बेनिफिशियल नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, पीपल विद एजुकेशन वेल्थ स्किल हैव मेड बेस्ट यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो जिनके पास एजुकेशन था, जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ था, स्किल था, ये लोग अपना ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा उठा लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो वही रिलायंस कंपनी हो गया, तो टाटा वगैरह हो गए। many of these who does not share the benefit, many are there who does not share their benefit। एग्जाम्पल वर्कर्स हो गए, छोटे छोटे प्रोडक्शन वाले लोग हो गए। द गवर्नमेंट प्ले मेजर रोल इन फेयर ग्लोबलाइजेशन, द गवर्नमेंट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है फेयर ग्लोबलाइजेशन में। इट पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली टू द रिच बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए ना कि सिर्फ रिच को नहीं पूरे इंडिया का हर एक आदमी को वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो पॉसिबल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो पॉसिबल स्टेप जो कि गवर्नमेंट लेता है, अभी भी लेता है। लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, लेबर लॉज उन लोगों ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, कि इतना से इतना ही घंटा काम करना है, इतना पैसा मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स अंटिल दे बिकम कैपेबल टू कॉम्पीट, जब तक वो लोग कैपेबल नहीं हो जाए कंपटीशन में आने के लिए, उन लोग को सपोर्ट करना, उनको लोन प्रोवाइड करना, चाहे उन लोग लॉस में चले गए तो उनको फिर से थोड़ा सपोर्ट कर देना। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, उनको थोड़ा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर भी उन लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा हटा दे तब तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा इंडियन प्रोड्यूसर्स को। इट कैन नेगोशिएट एट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेयर रूल्स, वो लोग जाके फेयर रूल्स के लिए वो नेगोशिएट कर सकता है। जैसे कि फेयर रूल्स का एग्जांपल मैंने दिया था ना कि यूएस जो है वो अपना एग्रीकल्चर वाला सेक्टर बहुत कम है और इंडिया का बहुत ज़्यादा है, तो इससे इंडिया को लॉस हो रहा है। अब मैं आपको कुछ और बात बताने जा रहा हूँ, जैसे कि क्या होता है ना कि ये जो है ना कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉसिबल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेबर लॉस के बारे में ये एक अलग चैप्टर है, इसमें इकोनॉमिक्स में ही है, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी बात तो सब ठीक है। चलिए, हो गया ये चैप्टर आपका कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स में हमें सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। पहला टॉपिक है द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, वी पार्टिसिपेट इन मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, कंज्यूमर्स मतलब जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। Consumer participate in the market when they purchase good and services they need। जब हम लोग को गुड्स और सर्विसेज हम लोग को चाहिए होता है तभी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। अभी पहले जमाने में ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर को लेकर के, तो धीरे धीरे आया है, वही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। Whenever there is a complaint regarding a good or services that have been brought, the seller tries to shift all the responsibility to the buyer। जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब बायर पे, मतलब हमारे ऊपर, अगर हमको जाके खरीदे तो वो डायरेक्ट हमारे ऊपर, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अगर वो खराब निकल गया तो सेलर बोलेगा कि मेरा कोई गलती नहीं है। इफ़ यू डोंट लाइक व्हाट यू बॉट प्लीज गो एल्सवेयर, अगर आपको अच्छा नहीं लगा दूसरा जगह चले जाइए, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। एज अ सेलर हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अ सेल इज कम्प्लीटेड। ऐसे करता था जैसे कि एक बार वो बेच दिया, मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
अब देखिए क्या होता है कि एक्सप्लॉइटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस वेज। एक्सप्लॉइटेशन जो होता है ना मार्केट प्लेस में, वो वेरियस वेज में हो पाए। नंबर वन होता है शॉपकीपर्स वे लेस। सबसे पहले तो 1 किलो के बजाय 800 ग्राम में दिया, चाहे 950 ग्राम में दिया, कुछ वहां पे मार लेता था, ठीक है। उसके बाद एड चार्जेस दैट वर नॉट मेंशन्ड। अब कहीं पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए, उसका प्राइस है 12 रुपीज़, उसको वो बोलेगा 15 रुपीज़, वो 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि वो बोलेगा कि मैंने उसको कोल्ड किया, मैंने उसको ठंडा किया, इसीलिए मैं आप 3 रुपीज़ ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये सब मेंशन वाला प्राइस उसको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वो ले लेता है। तो ये सब एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है वो बता रहा हूँ मैं। तीसरा है डिफेक्टिव गुड्स आर सोल्ड। जैसे आप ऑनलाइन कुछ खरीदे और वो डिफेक्टिव भेज दिया, आप कंप्लेन करते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ कि ये सब 3 तरीके या फिर और भी काफी तरीके होते हैं जिससे एक्सप्लॉइटेशन होता है मार्केट में। मार्केट डज नॉट वर्क फेयर इफ, मार्केट फेयरली काम नहीं करता है अगर प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड आर पावरफुल। प्रोड्यूसर जो है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कुछ प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं, उसका प्रोड्यूसर्स बहुत कम है, मान लीजिए कि 1 या 2 ही है, और बहुत सारा ज़्यादा पावरफुल है। मान लीजिए उसने आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे भी दिया, लेकिन आप कंप्लेन भी कर लिए, लेकिन कुछ नहीं उसका कोई कर सकता है। तो वो पावरफुल और अगर प्रोड्यूसर्स बहुत कम हो तो फिर दिक्कत हो जाता है, वो मार्केट फेयर वर्क नहीं करता है। सेकेंड क्या है, कंज्यूमर्स परचेज इन स्मॉल अमाउंट एंड आर स्कैटर्ड। हम लोग क्या है कि स्मॉल अमाउंट में अगर खरीदे और स्कैटर्ड, मतलब एक यहाँ पे है तो एक यूएस में है, एक कहीं और है, तो इससे क्या होगा कि स्कैटर्ड, मान लीजिए हम मेरा खराब प्रोडक्ट है, हम कंप्लेन किए, उसको पता ही नहीं चलेगा, तो ये लोग बोलेगा कि चलो इग्नोर मारो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इमेज खराब होने वाला नहीं है। तो इसलिए कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट एंड आर स्कैटर्ड, अगर ऐसा भी है तो फिर मार्केट फेयरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ अनफेयर मार्केट, ए कंपनी फॉर ईयर्स सोल्ड पाउडर्ड मिल्क फॉर बेबीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट, क्लेमिंग दैट इट वाज बेटर देन मदर्स मिल्क। वाओ, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, ठीक है। दिस एग्जांपल इज फॉल्स क्लेम। ये ना बिना मतलब का, मतलब क्या हुआ कि उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसने एडवर्टाइजमेंट में लगा के और बोला कि ये जो मिल्क मैं प्रोड्यूस करता हूँ ये बेटर देन मदर्स मिल्क है, ठीक है। तो ये पावरफुल का एग्जांपल हो गया। तो इसलिए ये सब अनफेयर मार्केट का ये है, मतलब बिना फॉल्स क्लेम करना, ये सब। उसके बाद आता है कंज्यूमर मूवमेंट, मतलब बहुत ज्यादा हद हो गया तो फिर अब कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब क्या, द कंज्यूमर मूवमेंट अराउज out in dissatisfaction of consumer as many unfair practices were being indulged by the seller। तो उस जमाने में कोई तो हम मतलब कंज्यूमर जो है उसके लिए कोई प्रोटेक्शन तो था नहीं, तो सेलर्स जो लोग हैं वो लोग कुछ ज़्यादा ही हद पार कर दिए थे और हर अनफेयर प्रैक्टिसेस वो लोग करने स्टार्ट कर दिए। देयर वाज नो लीगल सिस्टम टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, कोई लीगल सिस्टम नहीं बना था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उससे रिजल्ट क्या हुआ, देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ। व्हेन ए कंज्यूमर वाज नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, particular brand, product or shop, he would generally avoid buying that brand product or go to that shop। अगर हमको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, चाहे हम देखें कि वो अच्छा नहीं दे रहा है, सर्विस अच्छा नहीं दे रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम नहीं वो बाय करेंगे। या फिर जिस दुकान में हमको देख रहे हैं कि वो वेलेस कर रहा है या फिर वजन कम है उसका, या फिर कुछ भी अगर वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो हम वो दुकान ही बंद कर देंगे जाने। हम कुछ कर नहीं पाते थे उस टाइम पे, मतलब पुराने जमाने की बात है, 1960s की बात है। It was presumed that it was the responsibility of the consumer to be careful while buying a product। अगर आप कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको केयरफुल होना पड़ेगा। सेलर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लोग बस सेल करने आता है उनको, ठीक है। तो बहुत हो गया यहाँ तक, देखिए मैंने यह किया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, हद पार कर दिया सबने। इट टुक मेनी ईयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। अब स्टार्ट हुआ धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट करना कि भैया अपना भी कोई मतलब हक होता है, एज ए कंज्यूमर अपना भी कोई हक होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेलर जो है वो अपना ये चलाए और हम लोग जो है सो बस वो फेस करते रहें। तब स्टार्ट होता है इन इंडिया कंज्यूमर मूवमेंट और originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumer against unethical and unfair trade practices like rampant food shortage, hoarding, black marketing, adulteration of food, edible oil। मतलब इतना ज़्यादा ये लोग पार कर दिया ना कि हम लोग को क्या हुआ, gave birth to the consumer movement in 1960। सबको लगा कि अब तो हद हो गया है, तब 1960 में एक कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। Till 1970 consumer organization were largely engaged in writing articles। एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, वो लोग आर्टिकल्स लिखना चालू कर दिया कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे। और 1986 में फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग प्यार से कोपरा बोलते हैं, वाज फॉर्म। तो हम लोग उसको आराम से वो कोपरा जो है वो फॉर्म हो गया था,
ठीक है। अब देखिए कंज्यूमर राइट्स देखते क्या होता है। तो कोपरा फॉर्म होने के बाद हम लोग के पास क्या आया कि भैया अगर कोई गलती कर रहा है, कोई सेलर गलती कर रहा है, अब हम लोग के पास पावर आ गया कि हम लोग उसका कंपनसेशन ले सकते हैं। अगर वो कुछ गलत किया है तो हम लोग उसका कंपनसेशन ले सकते हैं। अब आया कंज्यूमर राइट्स। हमारा क्या राइट्स है, कंज्यूमर का क्या क्या राइट्स होता है। सबसे पहले होता है सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। सबसे पहले अपना राइट होता है सेफ्टी, ठीक है। एग्जाम्पल इन द बुक ऑफ रेजी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ बुक में, उसके बारे में बात करते हैं। रिमूवर ऑफ टॉन्सिल्स, उसको बेचारे को टॉन्सिल्स हो गया था, एंड ईएनटी सर्जन परफॉर्म ऑपरेशन। एज अ रिजल्ट रेजी शोड सम ब्रेन एबनॉर्मलिटीज। उस बेचारे का था टॉन्सिल हटवाने के लिए वो गया था हॉस्पिटल। उसमें सर्जन ने ऑपरेशन करके ऐसा ऑपरेशन किया कि उसको टॉन्सिल्स तो हटाए प्लस ब्रेन एबनॉर्मलिटीज आने लगा उसको, बिकॉज ऑफ विच हिज लाइफ वाज स्क्रिप्ट। पूरा लाइफ उसका पूरा चौपट हो गया, पूरा लाइफ उसका खराब हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ड्यू टू द नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर्स एंड स्टाफ ये चीज हुआ। तो ये अपना सेफ्टी, अगर हम एक कंज्यूमर है तो अपना ये पहला राइट होता है कि सेफ्टी हो। हम कहीं पे जाए, पता चला कि ये ऑपरेशन करवाने गए, दूसरा ऑपरेशन कर दिया। आजकल हम न्यूज में भी सुनते हैं ये सब। तो ये सब जो है ना, ये राइट टू सेफ्टी में आता है। वो चला जाएगा जो ऐसा करेगा वो गया, क्योंकि कंज्यूमर राइट्स में ये कंज्यूमर जो हमारा कोपरा है उसमें ये सब मेंशन्ड है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। We as consumers have the right to be protected. Producers need to strictly follow the safety rules and regulation. तो जो भी प्रोड्यूसर्स है, अगर वो कुछ डेंजरस प्रोडक्ट जो कि एज हमारे लिए जो एक सेफ्टी का कंसर्न बन जाता है, उसको वो कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल है गैस सिलेंडर। अगर गैस सिलेंडर का अगर हम लोग अगर गैस सिलेंडर का प्रोड्यूसर जो होता है वो अगर अच्छा से उसको नहीं करे, थोड़ा सा भी उसमें नेग्लिजेंसी दिखाए, तो फिर कितना जगह कुछ हो सकता है। मतलब किसका घर उड़ गया ऐसे वैसे। तो फिर प्रेशर कुकर जो हो गया, वही सेम एग्जांपल है। क्रैकर्स हो गया, अगर उसमें मान लीजिए हम जलाने गए, उससे पहले उड़ गया, चाय जलाने गए हम, मतलब कुछ भी आप सोच सकते हो उसमें। तो ये सब में एकदम सेफ्टी मेजर्स लेके चलना पड़ता है प्रोड्यूसर्स को। जैसे मेडिसिन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एक्शन शुड बी देयर एंड एवरीथिंग शुड हैपन अकॉर्डिंग टू रूल्स मेंशन। तो कुछ रूल्स मेंशन किए गए हैं गवर्नमेंट में, कुछ जो खतरनाक चीजें हैं ना उनके लिए, तो उनको प्रोड्यूसर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए एक्शन लिया जाएगा। बट वी स्टिल हियर और सी बैड प्रोडक्ट इन द मार्केट। तब भी हम देखते हैं कि कुछ चाइना प्रोडक्ट हो गए, चाहे कुछ हो गए, जो कि हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि अपना गवर्नमेंट जो है वो उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड जो हमारा राइट्स है वो होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। पहला राइट क्या था? पहला राइट अपने को था कि भैया हमको प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। सेकंड राइट था कि भैया अपना जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो भी गुड्स और सर्विसेज हम ले रहे हैं ना, उसका इन्फॉर्मेशन अपने को बाकायदा होना चाहिए। तो when we buy a commodity we find certain details about ingredients, price, batch number, date of manufacture, expiry date etc. ये सब लिखना पड़ता है ताकि हमको दिखे कि हाँ ये इसमें ये चीज़ से बना गया है, इसका प्राइस ये है, इसका बैच नंबर ये है, इसको डेट ऑफ कब इसको बनाया गया, कब ये खराब हो जाएगा, ये सब। जैसे कि आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप मेडिसिन लीजिएगा, कुछ अगर आप मेडिसिन खरीदेगा तो उसमें आपको डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर यूज है, साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, वो सब कभी कभी मेंशन होता है। या फिर अगर आप कुछ एक गारमेंट्स कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन फॉर वॉशिंग लिखा गया कि ऐसे ऐसे धोइएगा, धूप में नहीं सुखाइएगा, ये सब। तो ये सब जो है ना राइट टू हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है उनको, क्योंकि हमको ये सब जानने से हमें फायदा है, मतलब हम इससे बच पाएंगे। बिकॉज वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हमारा राइट होता है इन्फॉर्मेशन पाने का। इफ द सेलर सेल्स ए प्रोडक्ट मोर देन एमआरपी देन वी कैन आर्ग्यू ऑन इट। कोई भी दुनिया में एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकता, एमआरपी से ज्यादा बेच ही नहीं सकता। लेकिन तब भी हम लोग देखते हैं कि काफी ट्रेन में आप जाएंगे, सफर करेंगे तो बेचता है, सिनेमा हॉल्स में आप जाएंगे वहां पे तो वो लोग बेचते हैं। तो एक कॉमन है, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट कोई एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकता। इफ ए सेलर सेल्स एक्सपायरी प्रोडक्ट एक्शन कैन बी टेकन। अगर कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट बेच दिया उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। In October 2015, Government of India enacted a law RTI, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब all citizens can get information about the function of government department। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके वो फंक्शन कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब हमारा राइट्स है कि हम लोग RTI फाइल करके सारा चीज जान सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बुक से ही है। अमृता जिसका नाम है, एक लड़की थी, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी। उसने अटेंड किया एक इंटरव्यू फॉर अ जॉब, डिड नॉट रिसीव एनी न्यूज। उनको जो है ना सो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक कोई न्यूज नहीं आया।
सी फाइल्ड एन आरटीआई सेइंग इट वाज हर राइट टू नो। अगर वो एग्जाम में बैठी है तो उसका रिजल्ट का राइट है, उनको जानने का राइट है कि मेरा रिजल्ट क्या आया, तभी तो वो डिसीजन लेगी कि आगे क्या करे, आगे कौन सा पढ़ाई करे, कुछ भी। देन सी कैन टेक हर डिसीजन, तब वो डिसीजन ले सकती है। सी इमीडिएटली गेट रिस्पॉन्स, उनको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि वो आरटीआई फाइल की हुई है। वैसे रियल लाइफ में ये सब कुछ होता नहीं है, ज़्यादा इतना भी जल्दी नहीं होता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये आरटीआई का ये फंक्शन है। राइट टू चूज हमारा थर्ड जो है, ये थर्ड है हमारा, ठीक है। थर्ड क्या है? राइट टू चूज। एग्जाम्पल, सपोज स्टूडेंट टुक एडमिशन इनटू एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, जो कि कोटा में है, जो कि मेडिकल और आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन कराता है। पेड 2 years फीस, एक ही साथ उसने क्या किया, 2 साल का फी भर दिया। सी डिड नॉट लाइक इट एंड वांटेड टू ड्रॉप इन अ सिंगल ईयर, ठीक है। उसको अच्छा नहीं लगा, जो भी लड़की थी उसको अच्छा नहीं लगा, वो चाहे कि हम सिंगल ईयर में ही ड्रॉप कर दे। बट एलन रिफ्यूज टू रिफंड। एलन ने बोला कि भैया हम पैसा वापस नहीं देने वाले हैं, जो करना है कर लो। तो ये सब नहीं होता है। मतलब वैसे रियल लाइफ में देखे तो एलन जो है वो 1 ही साल का फी लेता है, 2 साल का फी नहीं लेता है वो। पर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया था कि अगर वो 2 साल का फी लिया तो अगर हमें 1 ही साल में मुझे ड्रॉप आउट करना है तो मैं ड्रॉप आउट कर सकता हूँ, गवर्नमेंट के हिसाब से मैं ड्रॉप आउट कर सकता हूँ। मेरा सिलेक्शन मेरा राइट होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो रिफंड उसको करना पड़ेगा। अदर एग्जाम्पल क्या है? विच बाइक टू बाई, कौन सा बाइक खरीदना है, ये खरीदूं वो खरीदूं, ठीक है। व्हेन यू बाय ए गैस कनेक्शन दे से दैट यू हैव टू टेक स्टोव फ्रॉम देम। जो गैस कनेक्शन जहां से आप खरीदोगे वो लोग बोले भैया मेरा ही स्टोव आपको लेना पड़ेगा, बाहर से आप नहीं ले सकते। तो ये सब क्या है कि राइट टू चूज है, मतलब हम वहां पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई हम नहीं लेंगे, तुमको जो करना है कर लो। तो ये सब जो है ना राइट टू चूज वाला आ गया। अब आ गया थोड़ा सा अगला टॉपिक है, वेयर शुड कंज्यूमर गो फॉर जस्टिस। अच्छा भाई, बहुत सारा आपने बात कर लिया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब कोबरा इनैक्ट हो गया, सब चीज हो गया। तो लेकिन हमें जस्टिस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अगर कुछ हमारे पास साथ ऐसा हो गया तो हमें कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो कंज्यूमर हैव राइट टू सीक री एड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस and exploitation. If any damage is done to a consumer, has a right to get compensation depending on the degree of demand. मतलब हर प्रोडक्ट का ना एक डिग्री ऑफ डिमांड होता है, ठीक है, कि अगर ऐसा हो तो हम ऐसा करेंगे। आप वहाँ पे हमेशा एक प्रोडक्ट में लिखा हुआ रहता है कि हम अगर ये होगा, मतलब जैसे मोबाइल में रहता है कि अगर 30 दिन के अंदर खराब हो गया, चाहे 1 साल के अंदर खराब हो गया, तो हम आपको बना के देंगे। कोई बहुत अच्छा कंपनी होता है जैसे डेल का, बहुत महंगा लैपटॉप लीजिएगा तो उसमें रहता है कि अगर एक्सीडेंटल डैमेज रहता है कि अगर एक्सीडेंटली आपने गिरा भी दिया लैपटॉप तब भी आपको नया मिल जाएगा। तो ये सब डिग्री ऑफ डिमांड होता है, तो वो कंपनसेशन मिलता है अगर आप क्लेम करेंगे तो। पहले तो आप इज्जत से क्लेम कीजिएगा, जो कि उसका वारंटी कवर करता है। उसमें अगर वो रिस्पॉन्स नहीं किया तब हम जस्टिस के लिए कहा जाएंगे, वो भी हमको देखना है, ठीक है। पहले एग्जाम्पल एक लेते हैं जो कि बुक में ही दिया हुआ है। प्रकाश गोज टू पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी टू द डॉटर। अपने बेटी को वो पैसा भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं। ही केम टू नो दैट द डॉटर डिड नॉट रिसीव मनी। उसकी बेटी के पास तो पैसा ही नहीं पहुंचा। ही आस्क्ड पोस्ट ऑफिस, दे डिड नॉट रिप्लाई प्रॉपर्ली। वो लोग बोले कि भैया राम राम, हमको नहीं पता। प्रकाश गोज टू लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फाइल्स ए कंप्लेंट। वो जाके एक कंप्लेंट फाइल कर देता है। द कोर्ट वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट। कोर्ट जो है वो देखता है डॉक्यूमेंट कि भैया सब चीज सही तो है। द कोर्ट अनाउंस द वर्डिक्ट। कोर्ट बोलता है कि भैया यही चोर है, इसको उठाओ और पैसा इससे ले लो। फिर वह लास्ट में आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अंडर कोबरा 3 levels ऑफ री एड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट सेट किया गया है। अगर आपका 20 लाख तक अगर आप कुछ खरीदे और उसमें आपको लोचा लग गया, मतलब कुछ डिफेक्टिव हो गया, चाहे कुछ भी तरफ से आपको कुछ हुआ, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके कंप्लेन कर सकते हो। अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपको कुछ लगा है तो आप कहाँ जाके स्टेट लेवल जाना है आपको, ठीक है। अगर आपको 1 करोड़ से ऊपर का आप कुछ सामान खरीदे और उसमें आपको मतलब कुछ डिफेक्टिव आ गया, चाहे कुछ भी होगा, तो आप नेशनल लेवल पे जाके कर सकते हो। और सिंपल सा रूल है, हमेशा हर कोई को पता होता है कि भैया अगर एक केस डिसमिस हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम स्टेट पे जा सकते हैं, स्टेट से फिर हम नेशनल पे जा सकते हैं। ओके, समझ गए यहाँ तक। Thus the act has enabled us to have right to represent in consumer court. हमारा जो भी एक्ट है वो हमें राइट देता है रिप्रेजेंट करने का कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। अब आता है एक टॉपिक, लर्निंग टू बी अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर हमें कैसे बनना है, ठीक है। लेटर्स लाइक ISI, एगमार्क एंड हॉलमार्क आर एश्योर द क्वालिटी वाइल परचेजिंग, ठीक है। तो बहुत सारा चीज आप परचेस करोगे ना, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर आप परचेस करोगे तो उसमें ISI का मार्क आपको दिख जाएगा।
तो ये आईएसआई का मार्क ये है, मतलब कि जो भी प्रोड्यूसर जो कि ड्रिंकिंग वाटर बना रहा है उसको एक गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो फॉलो कर रहा है तभी उसको आईएसआई मार्क गवर्नमेंट दे रहा है। इट मीन्स कि भैया हाँ ये पानी मैं पी सकता हूँ, ये गवर्नमेंट के थ्रू पास हुआ है, मतलब अच्छा ही होगा। ठीक है, तो the organization that monitor and issue these certificate allow producers to use their logos। लेकिन यूज करना है, लेकिन सब चीज फॉलो करते ही वही यूज करना है। अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो नहीं देगा यूज करने के लिए। नोट, ऑल प्रोडक्ट डज नॉट हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड। सभी प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी नहीं है। फॉर सम प्रोडक्ट दैट अफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी, एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर्स, थोड़ा सा भी गलती हुआ उड़ जाएगा, कितना घर उड़ जाएगा। फूड कलर्स, अगर कलर वलर जो हम लोग मिलाते हैं ना उसमें जलेबी उलेबी बनाने के लिए, अगर उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो केमिकल्स ज़्यादा डाल दिए ऐसे कितना आदमी टपक जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर, अगर ड्रिंकिंग वाटर ये सब फॉलो नहीं किया तो कोई भी आज हम ही जो है एक फिल्टर ले लेंगे और ड्रिंकिंग वाटर घर ही में पैक करके बेचने स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब नहीं होता है। ये सब जो फूड और हेल्थ वाला है ना, ये सब में एकदम गवर्नमेंट ही इशू करेगा और उसमें ही एश्योरिटी चाहिए। ठीक है, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे बनाया जाता है। दिस डे द कोपरा वाज इनएक्टेड। कोपरा को इसी दिन लागू किया गया था। टुडे देयर आर 700 ऑर्गेनाइजेशन बट ओनली 20 to 25 वर्क वेल। 700 इतने ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक है इंडिया में, लेकिन 20 से 25 ये जो एक्टिव है और अच्छे से काम करते हैं। However, consumer readdressal process is becoming expensive and time consuming। बोले ना आखिर में रियलिटी ही होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि आप एक कंज्यूमर है। जो प्रोड्यूसर है वो एक बड़ा आदमी होगा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, उसके पास कंपनी है, वो एक फैक्ट्री है उसके पास। आप उससे लड़ाई करने जा रहे हो क्योंकि एक छोटा सा प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा कि एक्सपेंसिव, आप उसके लिए बहुत सारा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में सब चीज़ लीगली नहीं होता। यहाँ पे काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग और बहुत कुछ होता है। तो उससे लड़ाई करने जा रहे हो जो कि बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, तो फिर आप समझ सकते हो कि कितना इम्पॉसिबल है। टाइम कंज्यूमिंग, सही बात है। बोलेगा कि कोर्ट बोलेगा भैया 30 साल बाद आना, वैसे ये 30 साल बाद नहीं होता है, मतलब उतना भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, पर टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए इन रियलिटी यही सब होता है। यही था कंज्यूमर राइट्स, ये पूरा चैप्टर इसी में था और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। धन्यवाद।